हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं ज्वालामुखी का क्लाइमेक्स पार्ट यानी कि एपिसोड नंबर 6। ज्वाला से बात करने के पश्चात देवराज चौहान ने सारा दिन घर पर बिताया। अजगर खान की तरफ से कोई खतरा न उभरा। शाम को 5 बजे जगमोहन लौटा। आज अजगर खान के आदमियों से सिर्फ एक जगह ही टकराव हुआ। वे दो थे, साफ कर दिया। भीतर प्रवेश करते ही जगमोहन क्या उठा था। बहुत अच्छा किया। देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली। तुम थापर को कैद से निकालने के सिलसिले में क्या कर रहे हो? बता तो चुका हूं। देवराज चौहान की आंखें बंद ही रही। इंतजाम हो गया? हाँ, रात को काम हो जाएगा। देवराज चौहान ने आंखें खोली। करना कैसे है? तुमने स्पष्ट तौर पर तो बताया नहीं, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने उसे बताया। जगमोहन ने गंभीरता से सब कुछ सुना। यह काम, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा, आसान भी है, दिक्कतों का खतरा भी है। कामयाब भी हो सकता है और नहीं भी। झंझट बहुत ज्यादा है। मान लो तुम तो ऊपर से अपना काम पूरा कर लेते हो, परंतु थापर पहरेदारों से नहीं निपट पाता तो कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी। थापर तो कैद से फरार हो नहीं पाएगा और यह बात भी जग जाहिर हो जाएगी कि मंगोलिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो थापर को किसी भी कीमत पर कैद से निकाल लेना चाहते हैं, क्योंकि यह बात ऊपर के पहरेदारों द्वारा जग जाहिर होगी, चाहे वे मरे या जिंदा रहे। इससे हो सकता है हमें पहचाना भी जा सके। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर सिर हिलाया। हाँ, कुछ भी हो सकता है। यकीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। सफल हो या असफल, खुमान सिंह की निगाहों में आ जाने का पूरा खतरा है। आखिर वह पहुंच वाला व्यक्ति है। कोशिश करके आसानी से जान लेगा कि थापर को फरार करवाने वाले या उसे फरार करवाने की कोशिश करने वाले लोग कौन हैं। तब हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, खुमान सिंह हमें थापर के बराबर वाली कोठरी दे दे। देवराज चौहान मुस्कुराया। कह तो तुम ठीक रहे हो। मेरे ख्याल से मंगोलिया से निकल चलते हैं। निकल चलते हैं? क्यों? जगमोहन सक पकाया। क्योंकि यहाँ खतरा बहुत है। तुम्हारी बातों से तो यही जाहिर होता है। पागल तो नहीं हो गए तुम? जगमोहन पूर्ववत लहजे में ही बोला। खतरा है तो क्या हुआ? खतरों से खेलना ही तो हमारा काम है। 40 अरब की दौलत को भूल गए तुम? हाथ आ गई तो पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम खुमान सिंह की कैद या खतरों का जिक्र क्यों कर रहे हो? देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। मैंने तो हालात सामने रखे थे। हालात पर मेरी भी निगाह है। ऐसे में अगर हालात को सामने रखो तो ढंग से रखो, चिंता भरे अंदाज में मत रखो। मंगोलिया में आज रात के बाद हमारे लिए खतरे बढ़ जाएंगे। अजगर खान से तो हमारी लगी है, शायद खुले तौर पर खुमान सिंह से भी लग जाए। अजगर खान से तो निपट रहे हैं, निपट सकते हैं। खुमान सिंह से निपटना आसान ना होगा। निपटना तो होगा ही। 40 अरब का सवाल है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा। चाहो तो कुछ देर आराम कर लो। रात को 11 बजे हमने यहाँ से रवाना होना है। दिन भर का पसीना उतारने के लिए जगमोहन बाथरूम की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने पुनः आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सिर टिका लिया। सूर्य डूबने पर थापर के पास सुंदरलाल पहुंचा। कैसे हो? कोठरी में प्रवेश करते ही सुंदरलाल ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक ही हूं पहले से, थापर ने हौले से सिर हिलाकर कहा। वह वास्तव में अब खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। पहरेदार दोपहर को भी आकर लेपनुमा दवा लगा गया था। उससे जख्मों की पीड़ा लगभग समाप्त हो गई थी। बस कभी कभार ही पीड़ा का एहसास होता था। जख्मों का भरना भी आरंभ हो गया था। खाना बढ़िया मिला ना दोपहर को? सुंदरलाल बराबर मुस्कुरा रहा था। ठीक था, थापर बोला। उसकी निगाह बार बार सुंदरलाल के होल्स्टर पर जा रही थी, जिसमें से भरी रिवॉल्वर की मूठ झलक रही थी। आज का दिन तो बीत गया, सुंदरलाल ने पुनः कहा। हाँ, बीत गया। सुबह होने में देर नहीं है थापर? बहुत देर है। सुबह तक तो वह कैद खाने में होगा ही नहीं। रात को ही उसने फुर्र हो जाना है। और दिन भर में अपना यह इरादा वह दृढ़ कर चुका था कि दो में से एक काम तो होगा ही। या तो वह कैद खाने से फरार हो जाएगा, नहीं तो जान दे देगा। परंतु कल सुबह इस कैद खाने में नहीं होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फरार हो जाना है या फरारी के समय जान गंवा देनी है। मैंने कहा है सुबह होने में देर नहीं है।
सुंदरलाल ने अपने शब्द पुनः दोहराए। थापड़ ने सुंदरलाल को देखा। हाँ, सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ एक छोटी सी रात बची है। सुबह तुमने बताना है कि देवराज चौहान तुमसे क्यों मिलने आया था। सुबह बताना है ना? हाँ, तुम्हारी मांगी हुई मोहलत कल सुबह समाप्त हो जाएगी, तो कल सुबह ही बात करना। ऐसी बात करके कम से कम इस समय तो मुझे परेशान ना करो। सुंदरलाल ने गहरी निगाहों से थापर को देखा। वैसे अब तक कुछ तो फैसला तुमने किया होगा कि सुबह क्या जवाब देना है। फैसला? थापर हंसा। फैसला तो मैं कब का कर चुका हूं सुंदरलाल। क्या किया? सुंदरलाल ने व्यग्रता से पूछा। कल सुबह की मोहलत है मेरे पास, इसलिए कल सुबह ही तुम लोगों को मालूम होगा। आज नहीं? नहीं, आज बता देने में क्या हर्ज है? सुंदरलाल समझाने वाले अंदाज में बोला। कोई हर्ज नहीं, लेकिन बताऊंगा मैं कल सुबह ही, बार बार मत पूछो। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। मर्जी तुम्हारी, लेकिन फैसला जो हो सोच कर करना। गजाला के हक में करना, वरना गजाला को अब तुम्हारा और जीना रास न आएगा। जवाब उसके हक में ना हुआ तो वह तुम्हें शूट करने का हुक्म दे देगी। पास में हुई तो खुद ही तुम्हें शूट कर देगी। थापड़ ने सुंदरलाल को आंखों में देखा। मैं बाहर रेत पर खुले पर जाना चाहता हूँ, रात ठंडी रेत पर गुजारना चाहता हूँ। इससे जख्मों को थोड़ा आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। थापड़ ने कहा। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? आ जाओ, बाहर तक सहारा दूं? अब सहारे की जरूरत नहीं। थापर फौरन उठते हुए बोला। मैं चल सकता हूँ। दोनों कोठरी से बाहर निकले और कैद खाने के खुले रेतीले मैदान में पहुंचे। धूप समाप्त हो चुकी थी, अब हवा चलनी आरंभ हो चुकी थी, जो कि उसके जख्मी शरीर को राहत पहुंचा रही थी। 4 पहरेदार वहां पर सावधानी से पहरा दे रहे थे। नीचे बिछाने के लिए कोई कपड़ा वगैरह चाहिए तो मंगवा देता हूं, सुंदरलाल ने कहा। नहीं, ठंडी रेत पर सोना बहुत अच्छा लगता है। सुंदरलाल ने फिर कुछ ना कहा। सुंदरलाल, अगर मैंने देवराज चौहान के बारे में सच कहा तो क्या वास्तव में मुझे रिहाई मिलेगी? हाँ, सुंदरलाल जल्दी से बोला। साथ में इनाम भी। अगर मंगोलिया में रहना चाहोगे तो खुमान सिंह की सहायता भी मिलेगी। मजे ही मजे होंगे। गजाला अपने वायदे से तो पीछे नहीं हटेगी, थापर शांत स्वर में कहे जा रहा था। नहीं, वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी, यह पक्का वायदा है। थापर खामोश हो गया। सुंदरलाल उसे देखता रहा। तुम जानना चाहते हो कि मेरा फैसला क्या है? थापर पुनः बोला। हाँ, मैं तो मेरा फैसला सुन लो। बोलो। गजालो जो चाहती है मैं वही करूंगा। थापर के होठों पर मुस्कान उभरी। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। तुम वास्तव में बहुत समझदार हो, काफी तरक्की करोगे। मैं गजाला को बुलाता। नहीं, थापड़ ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुनाया है, लेकिन बात अब मैं सुबह ही करूंगा। तुम्हें इसलिए यह बात बता दी क्योंकि तुम सुबह से ही मेरा फैसला जानने को बेकरार थे। ठीक है। सुंदरलाल ने तुरंत प्रसन्न मुद्रा में सिर हिलाया। जैसा तुम ठीक समझो, मुझे यही खुशी बहुत है कि तुमने गजाला के हक में फैसला करके अपना मेरा सबका भला किया है। थापड़ ने कुछ ना कहा, तो उसने यह बात जानबूझकर कही थी कि सुंदरलाल का ध्यान उसकी तरफ से हट जाए, ताकि रात को फरारी के समय खास दिक्कत का सामना न करना पड़े। नहीं तो सुंदरलाल उसका फैसला जानने के लिए बार बार आता रहेगा और इससे उसे दिक्कत होगी। और फिर हो सकता है जब वह फरार हो रहा हो तो ठीक उसी समय आन टपके, तब सारा खेल बिगड़ जाना था। आज का खाना मैं तुम्हें बहुत बढ़िया खिलाऊंगा, सुंदरलाल खुशी से बोला। आखिरी खाना है, बढ़िया ही खिलाओगे? आखिरी? कल तो मुझे इस कैद से रिहाई मिल जाएगी, थापर जल्दी से बोला। जवाब में सुंदरलाल हंस पड़ा। 8 बजे तक खाना भिजवा देना, आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। जरूर जरूर, सुंदरलाल ने कहा और वहां से चला गया। और थापर की निगाह सुंदरलाल की कमर से बंधे होल्स्टर पर थी, जिसके भीतर पड़ी रिवॉल्वर की मुठ बाहर की ओर झलकती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आज उसे रिवॉल्वर चाहिए थी, हर हालत में चाहिए थी। रात को ठीक 11 बजे देवराज चौहान और जगमोहन घोड़े पर सवार होकर निकले। मंगोलिया की रोशनियां जगमगा रही थी। जनरेटरों की आवाजों की गूंजे वातावरण में मौजूद थी। ज्यादातर सड़कें वीरान थी। कभी कभार ही कोई इंसान या घुड़सवार निकलता नजर आ जाता था। कुछ देर सड़क पर घोड़ा दौड़ाने के पश्चात उन्होंने लगाम को झटका दिया तो घोड़ा सड़क से उतरकर रेगिस्तान की तरफ मुड़ गया। देवराज का घोड़ा आगे था, जगमोहन का पीछे। कुछ ही पलों में वे रेगिस्तान में थे। मंगोलिया की रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी। करीब 10 मिनट पश्चात वह गहन अंधेरे रेगिस्तान में थे। देवराज चौहान ने लगाम खींची।
घोड़ा रुका। जगमोहन का घोड़ा भी रुका। बहुत दूर रोशनियों के बीच पहरेदार टहलते नजर आ रहे थे। यह कैद खाने का ऊपरी मुहाना था। ज्वाला ने कहाँ मिलना है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने हाथ से इशारा किया और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। जगमोहन उसके पीछे हो गया। कुछ पलों उपरांत वे पहरेदारों के करीब आ गए थे। सिर्फ 200 गज का फासला बचा था। दोनों ने लगामें खींचकर घोड़ों को रोका। यहाँ घोड़े को कहाँ बांधा जाए, कोई जगह नहीं है। देवराज चौहान ने कहा, अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये टहलते हुए दूर भी जा सकते हैं। समस्या वास्तव में गंभीर थी। घोड़े इधर उधर हो गए तो इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। तभी उनकी निगाह सामने से आते किसी साए पर पड़ी। चांद की रोशनी में उसका आकार स्पष्ट चमक रहा था। देवराज चौहान को पहचानते देर न लगी कि आने वाला ज्वाला है। वह कौन है? जगमोहन ने सतर्क स्वर में पूछा। ज्वाला, देवराज चौहान ने कहा और छलांग मारकर घोड़े से नीचे आ गया। जगमोहन घोड़े पर ही बैठा रहा, संदेह भरी निगाहों से आने वाले को देखता रहा। वह हर तरह के हालात के लिए तैयार था, परंतु आने वाला वास्तव में ज्वाला ही था। तुम पहले से ही यहाँ मौजूद हो, देवराज चौहान ने कहा। जवाब में ज्वाला हंसा। जगमोहन भी घोड़े से नीचे उतर आया। घोड़ों को कहाँ खड़ा किया जाए? जगमोहन बोला, यहाँ इनकी लगाम बांधने के लिए कुछ भी नहीं है। यूं ही छोड़ा तो घोड़े खिसक सकते हैं। मैं सब इंतजाम करके ही यहाँ आया हूं। कहने के साथ ही ज्वाला ने हाथ को हवा में उठाकर कुछ इशारा किया। कुछ ही पलों में एक आदमी वहां आ पहुंचा। दोनों घोड़े संभाल लो। उसने दोनों घोड़ों की लगामें थामी और अंधेरे में एक तरफ बढ़ गया। रस्से का इंतजाम हो गया? हाँ, धर्मराज अपना काम पूरा करके लौटा था। ज्वाला उन्हें साथ लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, जगमोहन बोला। पहरेदार हमें देख सकते हैं। ज्वाला ने अंधेरे में जगमोहन पर निगाह मारी। यहाँ सब इंतजाम ज्वाला का है, निश्चिंत होकर चले आओ। ज्वाला हर काम को पक्के तौर पर करता है। तो क्या पहरेदारों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है तुमने? जगमोहन व्यंग से बोला। नहीं, उनकी आंखें खुली है और अपने काम के प्रति वे लापरवाह भी नहीं है। अब देवराज चौहान ने मुंह खोला। जगमोहन ठीक कह रहा है ज्वाला, हमें इस तरह खुले में उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। चिंता मत करो, मेरे साथ आगे बढ़ते रहो, सब ठीक है। ज्वाला विश्वास भरे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान और जगमोहन की समझ में ज्वाला की कोई हरकत नहीं आई, फिर भी वे उसके साथ चलते रहे, ज्वाला पर जमे विश्वास के कारण। और ज्वाला उन्हें साथ लिए पहरेदारों के बेहद समीप जा पहुंचा। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर अजीब से भाव थे। पहरेदारों ने उन पर निगाह मारी, फिर अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गए। वहां लाइट ऑन थी। खाई नुमा गोल दायरे के किनारे पर वे 6 पहरेदार हथियार बंद बिखरे पड़े थे। तभी एक तरफ से धर्मराज निकलकर उनके सामने आ गया। लगता है इन लोगों को तुमने खरीद लिया है, देवराज चौहान के होठों से निकला। आओ मेरे साथ। ज्वाला उन दोनों को लेकर करीब ही मौजूद गहरे गड्ढे के करीब पहुंचा और बोला, खुमान सिंह के आदमियों को खरीदा नहीं जा सकता, वे कभी नहीं बिकते, इसलिए उनकी ऐसी हालत करनी पड़ती है। कहने के साथ ही ज्वाला ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी उस गड्ढे पर डाली। देवराज चौहान और जगमोहन सन्न रह गए। गड्ढा आदमियों से भरा पड़ा था। ये पहरेदार हैं खुमान सिंह के? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, ये 6 के 6 कैद खाने के ऊपरी हिस्से की निगरानी करने वाले पहरेदार हैं। 10 बजे इनकी ड्यूटी बदली थी, दिन वाले चले गए हैं। 10:30 बजे मैंने इनकी पूरी ड्यूटी ही बदल दी। ज्वाला हंसा। और वे जो खड़े हैं तुम्हारे आदमी हैं? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे आदमी हैं। यहाँ जितने भी हैं सब मेरे खास और भरोसेमंद हैं। ज्वाला ने सिर हिलाया। खुमान सिंह के पहरेदारों को हटाकर अपने आदमियों को उनकी जगह पर खड़ा करना जरूरी था, क्योंकि पूरा मंगोलिया जानता है कि यहाँ 24 घंटे पहरेदार खड़े रहते हैं। रात दिन घुड़सवार गुजरते रहते हैं। कोई इस जगह को खाली देखता तो हैरानी से इस तरफ आ सकता था। ज्वाला ने वास्तव में बहुत ठीक किया था। मैंने सोचा तुम्हारे आने से पहले ही यह काम निपटा लूं, ज्वाला ने कहा। खुमान सिंह के पहरेदार मर गए? जगमोहन ने पूछा। इन्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, ज्वाला ने सर्द लहजे में कहा। देवराज चौहान ने खुमान सिंह के बंगले पर निगाह मारी, जो कि मुनासिब दूरी पर था और भीतर लाइट जल रही थी। देवराज चौहान ने ज्वाला को देखा। रस्सा कहाँ है? ज्वाला ने धर्मराज को देखा तो धर्मराज अंधेरे में खो गया।
2 मिनट बाद ही उसकी वापसी हुई। साथ में 2 आदमी थे जिन्होंने 550 फीट लंबा रस्सा थाम रखा था। मोटा रस्सा इतना भारी था कि दोनों के लिए भी उन्हें संभाल पाना कठिन हो रहा था। खुद धर्मराज ने अजीब सी चक्री नुमा मशीन थाम रखी थी। रस्से में 6-7 जगह गांठें हैं, धर्मराज बोला। बिना गांठों के तो इतना लंबा रस्सा मिलना संभव ही नहीं था। गांठें इस तरह लगाई गई है, ये किसी भी स्थिति में खुलने वाली नहीं। इस बारे में तुम निश्चिंत रहो। यह क्या है? देवराज चौहान ने धर्मराज से उसके हाथ में पकड़ी मशीन के बारे में पूछा। धर्मराज के कुछ कहने से पहले ही ज्वाला ने हंसकर कहा, मैंने धर्मराज को बताया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। सुनकर जाने कहां से यह छोटी सी मशीन ले आया। तुम्हारा काम बहुत आसान कर दिया। लेकिन यह है क्या? चरखी है, जैसी कि किसी कुएं पर लगी होती है और लोग रस्से से बंधी बाल्टी लटकाकर मिनट में ही पानी भरकर खींच लेते हैं। इसी प्रकार तुम कैद खाने में मौजूद कैदी को फौरन ऊपर खींच पाओगे, बशर्ते कि वह नीचे से रस्सी थाम ले। धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, इसे जमीन पर रख दो। 2 आदमी दाएं बाएं से पकड़कर दबा देंगे ताकि रस्सा खींचते समय चरखी उल्टे नहीं, और जब भी रस्से की गांठ आए तो उसे फौरन आगे को सरका दे। खूब, देवराज चौहान के होठों से निकला। उसकी आंखों में चमक भर आई थी। यह तो वास्तव में तुमने कमाल कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ से चरखी भी हासिल हो सकती है। इससे तो काम बहुत ही जल्दी निपट जाएगा, बस नीचे से रस्सा पकड़े जाने की देर होगी। हाँ, ज्वाला ने कहा, मैं, तुम और धर्मराज रस्सा खींचेंगे। जगमोहन चरखी के पास तैयार रहेगा ताकि जब भी गांठ आए तो उसे आगे सरका दे, और ये दोनों चरखी को दबाए रहेंगे कि उल्टे नहीं। हमें काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। देवराज चौहान बोला, देर करना ठीक ना होगा। ज्वाला ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और किनारे पर पहुंचकर लेटकर नीचे झांकने लगा। नीचे पर्याप्त प्रकाश था। एक एक चीज चमक रही थी। पहरेदार घूमते नजर आ रहे थे। वे 4 थे। कोई भी कैदी नजर न आया। शाम होते ही कैदियों को कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। नीचे रेत पर लेटे एक आदमी को उसने देखा। उसकी पीठ का रंग उसके घायल होने का आभास दिला रहा था। वह पेट के बल लेटा था और उसका सिर हर तरफ घूम रहा था। कभी कभार वह ऊपर भी देखने लगता। यह 550 फीट दूर का नजारा था और रेत पर पड़े आदमी के बार बार ऊपर ऊपर देखने पर उसने पहचाना कि वह और कोई नहीं, थापर है। थापर को घायलावस्था में देखकर वह चौंका। उसके घायल होने का कारण वह समझ ना पाया, परंतु उसके गर्दन के घुमाने के अंदाज से स्पष्ट जाहिर हो गया था कि वह ठीक है और फरार होने के लिए तैयार है। देवराज चौहान के लिए इतना ही काफी था। वह पीछे हटा, फिर खड़ा हो गया। करीब ही उसने धर्मराज को खड़े पाया। रस्सा धीरे धीरे नीचे लटकाना शुरू करो। ठहरो, देवराज चौहान ने कहा। रस्से की ढील मेरी तरफ करते जाओ। मैं नीचे देखते हुए मुनासिब ढंग से रस्सा नीचे करता हूं। कहने के साथ ही वह आगे बढ़ा और पहले की भांति नीचे लेटकर कैद खाने में झांकने लगा। धर्मराज ने रस्सा उसकी तरफ फेंका। देवराज चौहान ने रस्से का सिरा थामा और नीचे लटकाने लगा। धीरे धीरे रस्सा नीचे होता जा रहा था। देवराज चौहान की पैनी निगाह कैद खाने में हर जगह पर घूम रही थी। करीब 100 फीट रस्सा नीचे चला गया तो देवराज चौहान ने नीचे पड़े थापर के शरीर में हलचल महसूस की। वह रस्से को नीचे आते स्पष्ट देख चुका था, जबकि रोशनी का घेरा कैद खाने में निचली सतह पर ही था। 400 फीट रस्सा नीचे लटकाने के बाद देवराज चौहान ने बस कर दी। रस्से को बेवक्त में और नीचे करना ठीक न था। पहरेदारों की निगाहें उस पर पड़ सकती थी। देवराज चौहान उसी प्रकार पेट के बल लेटा रस्सा थामे नीचे कैद खाने में देख रहा था। उसे थापर की तरफ से हरकत का इंतजार था। थापर ठंडी रेत पर लेटा था। जख्मों से उसे बहुत आराम था। घंटा भर पहले ही पहरेदार उसके जख्मों पर लेप लगा गया था। अब उसे चलने फिरने, उठने बैठने में दिक्कत नहीं हो रही थी। वह पेट के बल रेत पर लेटा पहरेदारों की हरकत पर निगाह रख रहा था कि वह किस प्रकार पहरेदारी कर रहे हैं। वे कुल 4 पहरेदार थे। चारों की कमर में बंधे होल्स्टरों में रिवॉल्वर मौजूद थे और 2 के हाथों में गने भी थी। उनकी पहरेदारी में भी लापरवाही का भाव था, क्योंकि वे जानते थे मुद्दत से ना तो कभी किसी कैदी ने यहाँ कोई गड़बड़ की और ना ही कोई उल्टी बात करने का साहस कर सकता है।
महज खाना पूर्ति के लिए वह अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। थापर के लिए सुंदरलाल पहरेदारों को विशेष आदेश दे गया था कि हर जरूरत को फौरन पूरा किया जाए। थापर के प्रति पहरेदार निश्चिंत थे। ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा रहा था, थापर के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वह 500 फीट ऊंची गोल दायरे में नजर आ रही सपाट दीवार के ऊपर किनारे को देखने लगता। अभी तक देवराज चौहान की तरफ से उसे कोई इशारा नहीं मिला था। मन ही मन वह मायूस होता जा रहा था कि देवराज चौहान उसे कैद से निकालने नहीं आएगा। वह भूल गया होगा या फिर उसे काम कठिन लगा होगा। जाने कैसे कैसे विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे और अपने फरार होने का ख्याल तो जैसे वह छोड़ता ही जा रहा था। दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी कि कल सुबह क्या होगा। गजाला के सामने सच नहीं बोला तो वह उसे छोड़ने वाली नहीं, और सच बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सच कह देने का मतलब था कि देवराज चौहान के साथ अपनी गर्दन भी कटवाना। और फिर एकाएक जैसे थापर का दिल उछलकर गले में आ अटका। ऊपर से आते मोटे रस्से का एहसास उसे हो गया था। हालांकि रस्सा अंधेरे में था, फिर भी उसने उसके हिलने के कारण उसका आभास पा लिया था। वैसे तो आते रस्से को कोई भी ना देख पाता, परंतु थापर को मालूम था कि ऊपर से रस्सा नीचे आना है, इसलिए उसने रस्से के बारे में जान लिया था। थापर के जिस्म की मांसपेशियां अकड़ गई थी। निर्णय का वक्त आ पहुंचा था। अब उसके लिए कुछ कर गुजरना या मरना जरूरी था। देवराज चौहान ने अपना कहा पूरा कर दिया था, अब उसे ही कुछ करना था। जब तक ये पहरेदार जिंदा थे तब तक वह फरार नहीं हो सकता था। इन पहरेदारों की मौत के बाद भी खतरा सिर पर था, क्योंकि कुछ देर पहरेदारों वाले कमरे में हर समय 2-3 पहरेदार अवश्य रहते थे। वे हथियारों सहित तुरंत बाहर आ सकते थे। थापर सीधा होकर बैठ गया। सुनो, थापर ने एक पहरेदार को आवाज लगाई। पहरेदार ने उसे देखा, फिर उसके करीब आया। क्या है? पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है, थापर ने मुंह लटकाकर कहा। कोई और मौका होता तो पहरेदार ने जवाब में जूते की ठोकर मार देनी थी। कैदियों के साथ यही व्यवहार होता था कैद खाने में। परंतु सुंदरलाल का सख्त आदेश था कि उसकी हर डिमांड को पूरा किया जाए। इसी कारण पहरेदार ने कोई गलत हरकत ना की। लाता हूं, उसने कहा और एक तरफ बढ़ गया। थापर उसे जाता देखता रहा। फिर उसकी निगाह अन्य पहरेदारों की तरफ घूमती चली गई। हर कोई लापरवाही भरे ढंग से पहरा दे रहा था। थापर ने नोट कर लिया कि इन चारों से निपटने में उसे कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। उसने चौर निगाहों से लटकते रस्से को देखा, जो कब का एक मुनासिब जगह पर आकर थम गया था। उसने ऊपर निगाह मारी, परंतु रस्सा लटकाने वाला नजर न आया। पहरेदार पीतल के बड़े से गिलास में पानी ले आया। थापर ने पानी के घूंट भरते हुए पहरेदारों पर निगाह मारी। वे बिखरे हुए दूर दूर थे। निशाना चूक भी सकता था, उन्हें करीब लाना जरूरी था। थापर ने होठों से गिलास लगाए चमकती निगाहों से करीब मौजूद पहरेदार की कमर पर बंधे होस्टर पर निगाह मारी, जो खुला हुआ था। रिवॉल्वर की मुठ बाहर की तरफ झलक रही थी। थापर चाहता तो अभी होस्टर वाली रिवॉल्वर हासिल कर सकता था, परंतु अभी रिवॉल्वर हथियाना ठीक न था। सब पहरेदारों का करीब होना आवश्यक था, तभी वह अपने इरादे में कामयाब हो सकता था। थापर ने एकाएक पानी का गिलास छोड़ा और दोनों हाथों से पेट थामे रेत पर लुढ़कता चला गया। होठों से पीड़ा भरी कराहे निकालने लगा। रेत पर पड़ा हुआ इस तरह छटपटा रहा था जैसे जान निकली जा रही हो। होठों से चीखें निकलने लगी। पास खड़ा पहरेदार एकाएक उसकी हालत देखकर घबरा गया। सुंदरलाल उसके बारे में सख्त हिदायत देकर गया था, अगर उसे कुछ हो गया तो सुंदरलाल उन्हें छोड़ने वाला नहीं। सुंदरलाल का कहर कितना भयानक होता है वह भली भांति वाकिफ थे। क्या हुआ? पहरेदार झुककर उसे थामता हुआ बोला। दर्द हो रहा है पेट में, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, थापर हाफते हुए चीखा। पहरेदार ने चिल्लाकर अन्य पहरेदारों को पास आने को कहा। वे तीनों तुरंत भागे भागे उनकी तरफ बढ़े। थापर की निगाह उन तीनों पर ही थी। जब वह मनपसंद दायरे में आ गए तो जैसे थापर के शरीर में बिजली भर गई।
वह उछला, खड़ा हुआ। फिर पलक झपकते ही करीब खड़े पहरेदार के होल्स्टर में मौजूद रिवॉल्वर उसके हाथों में थी। दांत भींचकर उसने अपने दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामी और फिर ट्रिगर दबाता चला गया। 3 फायर गूंजे। आगे बढ़ते तीनों पहरेदारों के शरीर को झटके लगे और वह उछलकर रेत पर जा गिरे। थापर के करीब खड़ा पहरेदार 2 पल के लिए तो कुछ भी ना समझा। 2 के सिरों में गोलियां लगी थी और 1 की गर्दन में। वह पुनः उठने के काबिल न थे, कभी भी नहीं उठ सकते थे। अब उसके करीब खड़े पहरेदार ने सक पकाकर थापर के हाथ में थमे रिवॉल्वर पर हाथ डाला। थापर ने नाल का रुख उसके पेट की तरफ किया और फिर ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके पेट में बाईं और रीढ़ की हड्डी को तोड़ती हुई रेत पर आ गिरी। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। वह पेट के बल नीचे गिरने को हुआ कि थापर फौरन पीछे हट गया, नहीं तो उसने उसके ऊपर ही आ गिरना था। मैदान साफ था। थापर रस्से की दिशा में भागा। रस्सा अब नीचे आ गया था और रेत से टकराने लगा था। रोशनी में वह स्पष्ट चमक रहा था। थापर को लगा जैसे उस रस्से में ही उसकी जिंदगी आ फंसी हो। दौड़ते दौड़ते उसने निगाह मोड़ी तो फौरन रुक गई। पहरेदारों वाले कमरे में से उसने एक पहरेदार को हाथ में रिवॉल्वर थामे बाहर निकलते देखा। थापर ने रिवॉल्वर सीधी की और घोड़ा दबा दिया। तीव्र धमाके के साथ उस पहरेदार के शरीर को झटका लगा। उसकी छाती में गोली लगी थी। छाती थामते वह नीचे बैठता चला गया। अब पहरेदार वाले कमरे में सिर्फ 2 पहरेदार थे। एक पहरेदार कुछ देर पहले ही कैद खाने के दूसरी तरफ खाना घर में खाना लेने गया था। थापर तेजी से भागा। आधे मिनट में ही रेतीला मैदान पार करके वह किनारे के करीब था। उसने रिवॉल्वर दांतों में दबाई और उछलकर रस्से को थामा, फिर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उसी पल किसी जादू की तरह रस्सा ऊपर खिंचता चला गया। थापर के मस्तिष्क को झटका लगा। उसने नीचे देखा, काफी ऊपर आ गया था वह। दूसरी बार पुनः वह और रस्सा काफी ऊपर हो गया। नीचे की रोशनी से निकलकर वह ऊपर अंधेरे में आ गया था। कुछ ही पलों में वह कैद खाने के सबसे ऊपरी मुहाने पर था। वहां उसे 2 शक्तिशाली बाहों ने पकड़कर बाहर खींच लिया। थापर अब आजाद था, कैद खाने से बाहर था। गहरी गहरी सांसें लेते हुए थापर ने चरखी को देखा तो उसकी समझ में आया कि किस प्रकार वह मिनट भर में ही ऊपर आ पहुंचा है। कैसे हो थापर? देवराज चौहान ने मुस्कुराहट भरे स्वर में पूछा। थापर ने दांतों में फंसा रखी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। अच्छा हूं, ठीक हूं, तुम्हारी मेहरबानी से कैद खाने से बाहर हूं। यहां से खिसको, ज्वाला बोला। अब एक पल भी यहां रुकना खतरनाक है। तुम्हारा आदमी कैद खाने से बाहर है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। सावधानी इस्तेमाल करना। मंगोलिया में कोई भी चीज खुमान सिंह की निगाहों से छिप नहीं सकती। फिर इतने लंबे चौड़े आदमी को तुम कहां छिपाओगे, यह तुम जानो। अगर तुमने 24 घंटे इसे सावधानी से छिपा लिया तो उसके बाद मैं इसे किसी ठिकाने पर रख दूंगा, क्योंकि अगले 24 घंटे ही भारी हैं। खुमान सिंह के आदमी मेरे अजगर खान और मंगोलिया के हर लड़ाके के यहाँ अच्छी तरह तलाशी लेंगे। 24 घंटे बाद तलाशी का सिलसिला काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। तब मैं इसे रख लूंगा, अपने यहाँ कहीं छिपा लूंगा। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। कल रात को मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। सब ठीक रहा तो इसे इसके साथ रवाना कर देना। कल के बाद खास चिंता की कोई बात न होगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। धर्मराज के साथ के दोनों आदमियों ने रस्सा उठाकर संभाला। धर्मराज ने चरखी उठा ली। अब वहां ऐसा कुछ भी ना था कि किसी को कोई शक हो पाता। ज्वाला ने उन 6 को वहां से चले जाने को कहा जो पहरेदारों के रूप में खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपनी जगह छोड़ दी। फिर वे भी लगभग भागने के से अंदाज में थोड़ी दूर पहुंचे, जहां अंधेरे में एक आदमी कई घोड़ों के करीब खड़ा था। ज्वाला, धर्मराज और अन्य सबने अपने अपने घोड़े संभाले और उनकी पीठों पर सवार हो वहां से दौड़ते चले गए। देवराज चौहान अपने घोड़े पर बैठा। थापर को उसने अपने पीछे बिठाया और घोड़े को दौड़ा दिया। जगमोहन अपने घोड़े पर सवार हो उनके पीछे पीछे चल रहा था। घर के भीतर प्रवेश करते ही जगमोहन जनरेटर ऑन करने लगा तो देवराज चौहान ने तेज स्वर में टोका, लाइट मत जलाना। क्यों? रोशनी नहीं होनी चाहिए। दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ाकर देवराज चौहान ने पलटते हुए कहा, गजाला को थोड़ा बहुत शक है मुझ पर। थापर के फरार होने की खबर अब तक गजाला और खुमान सिंह तक पहुंच चुकी होगी। पहले यहाँ की लाइट बंद और फिर ऑन होने पर उसका शक पूरा विश्वास में बदल जाएगा कि सारा किया धरा हमारा ही है और
हम अभी वापस लौटे हैं। मैं नहीं चाहता कि उसके शक को बल मिले। समझदारी इसी में है कि कपड़े बदलो और सो जाओ। अगर कोई इस तरफ आए तो उसे हम सोए ही मिले। गजाला को तुम पर पूरा शक है देवराज चौहान, थापर ने कहना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने हाथ उठाकर उसे टोक दिया। यह समय बातों का नहीं है। तुम्हें पीछे वाले कमरे में पहुंचा देता हूं, तुम वहीं पर रहना। ना तो कोई खिड़की खोलना, ना ही उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करना। कैद से निकाल लाना इतने खतरे का काम नहीं था जितना कि तुम्हें छिपा कर रख लेना है। जब बाहर से कोई आए तो बेड के नीचे छिप जाना है। हम जो भी बात करेंगे कल करेंगे, अब नहीं। थापर ने सिर हिलाया। देवराज चौहान थापर को पीछे वाले कमरे में छोड़ आया। वहां मात्र एक बेड बिछा हुआ था, जो कि इस समय थापर के लिए स्वर्ग के बराबर था। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन ने कपड़े बदले और बेड के हवाले हो गए। थापर के कैद खाने से फरार होने की खबर खुमान सिंह के तंबू में फौरन फैल गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई समझ ना पाया कि थापर कहाँ चला गया। संयोग से किसी ने भी देखा नहीं था कि थापर फरार कैसे हुआ। हर कोई हैरान परेशान था कि थापर चला कहाँ गया। सुंदरलाल की तो बुरी हालत थी। उस समय गजाला सोने की तैयारी में थी जब सुंदरलाल उसकी सेवा में हाजिर हुआ। इस वक्त सुंदरलाल को आया पाकर गजाला की आंखें सिकुड़ गई थी। तुम इस वक्त सुंदरलाल? सुंदरलाल का चेहरा फक्क था। आंखों में दहशत के साए तैर रहे थे। गजब हो गया मालकिन। सुंदरलाल के होठों से सूखा सा स्वर निकला। क्या हुआ? गजाला के होठ बिछ गए। वह थापर? क्या हुआ थापर को? हंटरों की मार से मर गया क्या? गजाला गुर्राई। नहीं, वह शायद कैद खाने से फरार हो गया। फरार हो गया? गजाला हक्की बक्की रह गई। हाँ, वह असंभव। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा हो चुका है मेम साहब। सुंदरलाल का स्वर भय से कांप रहा था। वह 5 पहरेदारों को शूट करके कैद खाने से कैसे कहां फरार हो गया, यह अभी तक मालूम न हो सका। गजाला सुंदरलाल का चेहरा देखती रह गई। वह कहां से फरार हुआ यह भी नहीं मालूम? गजाला के होठों से निकला। नहीं, फरार होने का एक ही रास्ता है। जहां जगह जगह पर कई पहरेदार खड़े हैं, वह वहां से फरार नहीं हुआ। सुंदरलाल की समझ में खुद नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। सुंदरलाल, तुम हद से ज्यादा घबराए हुए हो। अगर वह उस रास्ते से नहीं निकला तो कैद खाने से नहीं निकल सकता। वह कहीं छिपा होगा वहीं। अच्छी तरह ढूंढो उसे, तलाश करो। गजाला बोली। सब जगह ढूंढने के बाद ही मैं आपको यह खबर देने आया हूं। गजाला के होठों से गुर्राहट निकली, आंखें सुर्ख हो गई। और ऊपर वाले 6 पहरेदार भी एक गड्ढे में मरे पड़े हैं। सुंदरलाल के गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। उन सबकी लाशें एक गड्ढे में ठूसी हुई है। उनका गला घोटकर उन्हें मारा गया है। गजाला के होठों के साथ साथ आंखें भी सिकुड़ गई। ऊपर वाले 6 के 6 पहरेदार गला घोटकर मारे गए हैं। उनकी लाशें गड्ढे में पड़ी है और नीचे कैद खाने से थापर गायब है। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ। और थापर नीचे 5 पहरेदारों को शूट करके कहीं गायब हो गया है। हाँ। थापर के पास रिवॉल्वर कहां से आई? उस पहरेदार के होल्स्टर से निकाल ली थी। गजाला ने सिर हिलाया। सुंदरलाल, क्या थापर 500 फीट ऊंची सपाट जगह को पार करके ऊपर पहुंच सकता है? नहीं, किसी भी हाल में नहीं। फिर थापर का गायब होना या फरार होना और ऊपर के 6 पहरेदारों को खामोशी से गला घोटकर मार देना, इन दोनों बातों में तालमेल नहीं बैठ रहा। गजाला ने सख्त स्वर में कहा। अब सुंदरलाल क्या कहता? पापा को खबर दी? जी हाँ, पहले मैं कुमान सिंह जी के पास ही गया था। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा कि इस मामले को गजाला निपटा लेगी, उसे खबर कर दो। गजाला काफी देर तक पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रही। चेहरा चट्टान की भांति सख्त हुआ पड़ा था। उसकी खूबसूरती अब दरिंदगी में बदल चुकी थी। कैद खाने में जाओ सुंदरलाल, गजाला सर्द लहजे में कह उठी। जब तक मैं ना आऊं तब तक वहां की जो चीज जैसी है, जहां है, वैसे ही रहने दी जाए। सुंदरलाल चला गया। गजाला आगे बढ़ी और पर्दा हटाकर बाहर झांका। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में वह मकान नजर आया। थोड़ी दूर चंद्रमा की रोशनी में वह मकान नजर आया जहां देवराज चौहान और जगमोहन थे। मकान की सब लाइटें बंद थी। वह कई पलों तक उसी मकान को घूरती रही। चेहरे और आंखों पर सोच के भाव थे।
कुछ ही देर में गजाला घोड़े पर सवार होकर उस मकान के सामने जा पहुंची। सामने ही बंधे दोनों घोड़ों को देखते ही गजाला की आंखें सिकुड़ गई। कई क्षणों तक वह घोड़ों को देखती रही, फिर आगे बढ़कर मकान के बंद दरवाजे को जोर से थपथपाया। तीसरी बार थपथपाने पर भीतर से आहटें उभरी। जगमोहन ने दरवाजा खोला। अंधेरा था। दोनों एक दूसरे की शक्ल स्पष्ट नहीं देख पाए, परंतु जगमोहन समझ गया कि सामने खड़ी खूबसूरत शह गजाला ही होगी। मतलब कि देवराज चौहान का अंदाजा सही था कि गजाला आ सकती है। कौन हो तुम? जगमोहन ने पूछा। गजाला ने कहा। कौन गजाला? कहने के साथ ही जगमोहन के उठा। ओह, तुम कहीं खुमान सिंह की बेटी तो नहीं? देवराज चौहान ने जिक्र किया था तुम्हारे बारे में। हाँ, वही हूं मैं। देवराज चौहान कहाँ है? गजाला के स्वर में सख्ती थी। भीतर है, सो रहा है। आओ, मैं अब भी जनरेटर स्टार्ट करता हूं। कहते हुए जगमोहन पीछे हटा और अंधेरे में उस तरफ बढ़ गया जहां जनरेटर मौजूद था। गजाला भीतर आ गई। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आ रहा था। आधे मिनट में ही जगमोहन ने जनरेटर ऑन कर दिया। सारा मकान रोशन हो गया। गजाला और जगमोहन ने एक दूसरे को देखा। तुम जगमोहन हो? हाँ। एक तरफ देवराज चौहान बेड पर गहरी नींद में सोया था। जगमोहन उसकी तरफ बढ़ा और हिलाकर उसने देवराज चौहान को नींद से उठाया। यह जुदा बात थी कि वह पहले से ही जाग रहा था और सोने का नाटक कर रहा था। आंखें मलते मलते वह उठा। उसकी आंखों के पोपटे भारी थे, बाल बिखरे हुए थे। यही हाल जगमोहन का था। कोई भी उनकी हालत देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह जाग रहे थे। करवट लेते ही देवराज चौहान की निगाह जब गजाला पर पड़ी तो वह चौंक कर उठ बैठा। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला इस समय। गजाला के होठों पर सख्त मुस्कुराहट उभरी। हाँ, यहां से निकल रही थी। सोचा मिलती चलो, गजाला बोली। रात के 12 बजे नींद से उठकर? देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने तो सोचा था कि तुम जाग रहे होंगे। आज जल्दी सो गए क्या? नहीं, इस वक्त तक सो ही जाते हैं, अगर कोई काम ना हो तो। बैठो, खड़ी क्यों हो? नहीं, मुझे भी जाकर सोना है, नींद आ रही है। मैंने आज तक यह घर पूरा नहीं देखा, जरा एक चक्कर लगा आती हूँ। कहने के साथ ही गजाला आगे बढ़ती चली गई। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। जगमोहन फौरन गजाला के पीछे हो गया। गजाला ने सारा घर देखा, वह कमरा भी जहां था पर था। उस कमरे में मौजूद बेड की चादर साफ सुथरे ढंग से बिछी हुई थी। वहां एक भी सलवट नहीं थी। हर जगह निगाह मारकर गजाला वापस आ गई। अच्छा घर है। ओके, गुड नाइट, अब मैं चलती हूँ। गजाला जबरन ही मुस्कुराई। मुझे तो तुम्हारे आने और जाने का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा कि। बोला तो यूं ही गुजर रही थी, यहां से आ गई। फिर मिलते हैं, बाय। कहने के साथ ही गजाला पलटी और बाहर निकलती चली गई। चंद पलों के उपरांत घोड़े की टापों की आवाज आई, जो कि पल प्रतिपल दूर होती चली गई। जगमोहन ने दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। बहुत खतरनाक है गजाला, देवराज चौहान के होठों से निकला। जगमोहन पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। थापर बेड के नीचे से निकल रहा था। जगमोहन के होठों पर बरबस ही मुस्कुराहट फैलती चली गई। मैंने बेड के नीचे से निकलते ही थापर बोला। दरवाजे पर होने वाली थपथपाहट सुन ली थी। उसी समय बेड से उतरकर चादर के सारे बल निकाले ताकि किसी के यहाँ लेटा होने का आभास न मिल सके, और खुद बेड के नीचे सरक गया। जगमोहन सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। जगमोहन, जनरेटर चलने दो, सब लाइटें ऑफ कर दो, पंखे बंद मत करना। जगमोहन ने ऐसा ही किया। फिर तीनों अंधेरे में ही पहले वाले कमरे में जा बैठे। अब तुम अपने बारे में बताओ। जब मैं तुमसे मिलकर आया तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे जिस्म पर कोड़े किसने बरसाए? देवराज चौहान ने पूछा। जवाब में थापर ने सारी आप बीती बता दी। सुनकर देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। गजाला तो बहुत हरामी शह है, जगमोहन के होठों से निकला। आज जब दिन में वह मेरे पास आई थी तो तब मुझे ऐसा ही एहसास हुआ था कि वह मुझ पर किसी तरह का शक कर रही है, लेकिन पूरी बात अब समझ में आई कि असल माजरा क्या है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर अति गंभीर स्वर में कहा। अब हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। गजाला की शक भरी निगाह हम पर टिक चुकी है। हमारे हर कदम पर अड़चन आती जा रही है, जगमोहन बोला। मंगोलिया पहुंचे तो अजगर खान से दुश्मनी हो गई और अब गजाला से। दोनों ही मंगोलिया की हस्तियां हैं। इसका मतलब तुम नहीं जान सके कि उन बंद कोठरियों में क्या है? नहीं,
थापर ने देवराज चौहान की बात का जवाब दिया। सब कुछ तो तुम्हें बता ही चुका हूं। जब तुम मुझसे मिलकर गए तो मुझे सांस लेने का भी मौका न मिला। मुझे तो खुद को बचाना कठिन हो गया था। अगर मैं समझदारी से काम न लेता तो कोड़ों ने मेरी जान ही निकाल देनी थी। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, बाकी बातें सुबह करेंगे, तुम सावधान रहना। खतरा अभी टला नहीं है। मैं नहीं समझता कि गजाला हमारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगी। उसके यूं वापस चले जाने का मतलब यह नहीं कि हमारे लिए उसके मन में शक नहीं रहा, बल्कि अब वह हमारी हरकतों पर कड़ी निगाह रखेगी। थापर ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल से थापर के गायब होने की खबर पाते ही गजाला ने इधर का रुख कर लिया था। जगमोहन बोला, हमें यहाँ पहुंचे 45 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह धमकी। यही हुआ होगा, देवराज चौहान ने कहा। खैर, गजाला से हमें काफी सावधान रहने की जरूरत है। थापर, तुम्हें पीछे वाले कमरे से बाहर नहीं निकलना है, ना ही कोई खिड़की खोलना है। हो सकता है गजाला यहाँ की निगरानी के लिए भी 2-4 को लगा दे। इस बात की पूरी पूरी संभावना है। जगमोहन के स्वर में चिंता भर आई थी। अब सोया जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, नींद आ रही है, थापर ने कहा। देवराज चौहान और जगमोहन ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। वे खुद भी अब नींद ले लेना चाहते थे। कैद खाने का हाल वैसा ही था जैसा थापर छोड़कर गया था। गजाला वहां पहुंची। वहां का दृश्य देखते ही उसके होठ सख्ती से भिजते चले गए। आंखों में सुर्खी व्याप्त हो गई। पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे वह आंख का गोला बनकर अभी फट जाएगी। उसके लिए आश्चर्य से कम नहीं था कि कोई कैदी इस कैद खाने से फरार हो गया और जाते जाते 5 पहरेदारों को उन्हीं की रिवॉल्वर से शूट कर गया। गजाला को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि थापर फरार हो गया है। सुंदरलाल और कैद खाने के अन्य पहरेदार सहमे से खड़े थे। कुछ भरोसा नहीं था गजाला का कब क्रोध आ जाए और सबको भून दे। परंतु गजाला के दिलो दिमाग में आश्चर्य से ज्यादा यह अचंभा था कि थापर फरार कैसे हो गया। गजाला ने होठ भींचकर सुंदरलाल को पास आने का इशारा किया। सुंदर घबराए अंदाज में पास आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी, क्योंकि वह उस कैद खाने का इंचार्ज था। हुक्म मालकिन। थापर को कैद खाने में तलाश किया, गजाला ने सर्द आवाज में पूछा। किया, बहुत अच्छी तरह किया। वह कैद खाने में कहीं नहीं है, सुंदरलाल सूखे स्वर में बोला। मतलब कि थापर कैद खाने से भाग निकला है? गजाला ने दांत पीसे। लगता तो ऐसा ही है। किस रास्ते से वह फरार हुआ मालूम नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, परंतु किसी ने उसे फरार होते ना देखा। समझ में नहीं आता कि थापर किस रास्ते से फरार हुआ है, क्योंकि और कोई निकलने का रास्ता है ही नहीं। लेकिन कहीं से तो फरार हुआ ही है, गजाला ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। थापर की फरारी में अगर कहीं भी तुम्हारी लापरवाही साबित हुई तो मैं तुम्हें उसी समय गोली से उड़ा दूंगी। सुंदरलाल की जान खुश्क होने लगी। ऊपर चलो, जहां 6 पहरेदारों को शूट किया है। गजाला की आवाज में गजब की कठोरता थी। करीब आधा घंटा लगा उन्हें ऊपर पहुंचने में। 6 की 6 लाशें दूर से ही दिख रही थी। गजाला के आदेश पर उन्हें निकालकर बाहर लिटा दिया गया। रोशनी में सब लाशें स्पष्ट दिख रही थी। किसी के जिस्म पर भी हथियार का नामो निशान न था। गजाला ने खुद उनके शरीर का मुआयना किया। अलबत्ता उनके चेहरों की हालत बता रही थी कि गला दबाकर खामोशी से उनकी जान ली गई है। गजाला ने सुंदरलाल और अन्य पहरेदारों पर निगाह मारी। थापर के फरार होने में बाहर के आदमियों का हाथ है। 1.25 साल से थापर कैद में था। अगर किसी ने थापर को फरार करवाना होता तो यह कोशिश पहले ही हो चुकी होती, परंतु यह थापर की फरारी का ताजा प्रोग्राम था। परसों देवराज चौहान थापर से मिला और आज फरार हो गया। अब समझ में आया कि थापर को कोड़े खाने क्यों मंजूर थे, क्यों वह जुबान बंद रख रहा था और क्यों उसने आज रात तक का समय मांगा था। उसे मालूम था कि आज रात बाहरी सहायता से उसे फरार हो जाना है। सुंदरलाल ने जैसे समझने वाले भाव से अपना सिर हिलाया। इन 6 पहरेदारों को खामोशी से मारना 1-2 इंसानों के बस की बात नहीं है। 6 को खामोशी से पीछे 6 ने पकड़ा होगा, 2-4 और होंगे। स्पष्ट जाहिर है कि देवराज चौहान और जगमोहन के साथ कुछ और लोग भी थे जो कि मंगोलिया के हो सकते हैं। यानी कि अब मंगोलिया के लोगों ने हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। गजाला गुर्राई। आप ठीक कह रही हैं, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। महज 2 व्यक्ति थापर को इस कैद खाने से बाहर नहीं निकाल सकते। सुंदरलाल को यह बात जची। अब एक बात का जवाब दो सुंदरलाल, क्या 500 फीट ऊंची सपाट जगह से कोई कैसे फरार हो सकता है? मैं समझा नहीं।
थापर यहीं से फरार हुआ है, नीचे से ऊपर आया है, कैसे आया है? नहीं, यह नहीं हो सकता, सुंदरलाल के होठों से निकला। यहाँ से कोई ऊपर नहीं आ सकता, कोई फरार नहीं हो सकता, असंभव, यहाँ से कोई भी ऊपर आकर फरार नहीं हो सकता। गजाला ने सुलगती निगाहों से सुंदरलाल को देखा। सुंदरलाल की जान सूख गई। नीचे के पहरेदारों का मरना, ऊपर के पहरेदारों का मरना यही साबित करता है। गजाला ने एक एक शब्द चबाकर कहा। थापर नीचे से ऊपर आकर फरार हुआ है। यह ठीक है कि वह सपाट दीवार पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन बाहरी सहायता मिलने पर कुछ भी हो सकता है। कैसे? सुंदरलाल के होठ हिले। कोई रस्सा वगैरह नीचे लटका कर, गजाला विशेले स्वर में बोली। उस रस्से के सहारे थापर आसानी से ऊपर आ सकता था। हमने पहले इस तरह की फरारी पर विचार नहीं किया। अगर किया होता तो इस रास्ते का भी कोई मुनासिब इंतजाम करा दिया होता। सुंदरलाल खामोशी ओढ़े खड़ा था। गजाला चेहरे पर खतरनाक भाव लिए कई पलों तक वहीं खड़ी रही। हुक्म मालकिन, आखिरकार सुंदरलाल ही बोला। थापर जब फरार हुआ तब तुम कहाँ थे? गजाला की आंखें उस पर जा टिकी। मैं तब आखिरी राउंड लगाकर गया था, सुंदरलाल ने जल्दी से कहा। अकेले थापर ने 5 पहरेदारों को मार दिया और वे थापर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कुछ कहा नहीं जा सकता कि थापर ने यह सब कैसे कर दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि थापर ने पहरेदार की रिवॉल्वर छीन कर यह सब किया है? क्योंकि पहरेदार 5 मरे हैं, उनके पास से 4 रिवॉल्वरें मिली, 5वीं नहीं। सुंदरलाल सिर हिलाते हुए कहे जा रहा था। 5वीं रिवॉल्वर जाते वक्त थापर अपने साथ ले गया होगा। गजाला के जबड़ों में कसाव आ गया। पहरेदारों की लाशों को ठिकाने लगा देना, कहने के साथ ही गजाला पलटी और तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ गई। सुंदरलाल की जान में जान आई। गजाला अपने महल नुमा बंगले में पहुंची। बन्ने शाह को बुलाओ। सामने नौकर को देखते ही गजाला दांत किटकिटाकर क्या उठी। जी, नौकर ने सहम कर कहा और वहां से चला गया। गजाला कमर पर हाथ बांधे दांत पीसते हुए टहलने लगी। उसका चेहरा आंख का गोला बनकर धधक रहा था। होठों से रह रहकर दबी दबी सी गुर्राहट निकल रही थी। वह इस समय अर्ध पागल सी लग रही थी। थापर का फरार होना उससे बर्दाश्त न हो रहा था और यह बात वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि थापर मंगोलिया से नहीं निकल पाएगा और बहुत जल्द पुनः उसकी कैद में होगा। परंतु इसके साथ मामला देवराज चौहान का भी था। उसे पूरा विश्वास था कि देवराज चौहान और जगमोहन का हाथ थापर की फरारी में है। यह बात जुदा है कि जब वह उनके यहाँ गई तो दोनों सोने की अवस्था में मिले। दोनों ने यही जताया था कि वह जैसे सोए उठकर आ रहे हैं, परंतु गजाला का मन यह मानने को तैयार न था। उसके हिसाब से उनका सोकर उठना मात्र एक दिखावा था। परंतु गजाला सीधे सीधे उन पर प्रहार करने को तैयार न थी। अगर वह चाहती तो उन्हें तुरंत कैद खाने में बंद करवा सकती थी, सिर्फ आदेश देने की देर थी। परंतु इस आदेश को देने में उसे नुकसान भी हो सकता था। सबसे पहले तो वह यह जानना चाहती थी कि देवराज चौहान और जगमोहन का साथ मंगोलिया के किन लोगों ने दिया। उन लोगों के बारे में जानकर उन्हें सजा देकर फिर देवराज चौहान और जगमोहन को अपना निशाना बनाना चाहती थी। और तब तक थापर ने पकड़ में आ ही जाना था। वह हर काम को बेहद शांति से करना चाहती थी कि कुछ छूट न जाए। तभी वहां बन्ने शाह पहुंचा। 50 बरस का, पतला दुबला किंतु खतरनाक दिखाई देने वाला बन्ने शाह खुमान सिंह का सबसे जबरदस्त योद्धा था। वह पिछले 25 वर्षों से खुमान सिंह की सेवा में था और बन्ने शाह ने कभी भी खुमान सिंह को शिकायत का मौका न दिया था और बदले में बन्ने शाह के लिए दौलत और सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया था। मंगोलिया में बन्ने शाह का अपना नाम था। उसके सामने किसी का भी टिक पाना आसान न था। खतरनाक योद्धा होने के साथ साथ वह अचूक निशानेबाज भी था। वैसे भी खुमान सिंह का सबसे खास आदमी होने के कारण कोई उसके सामने पड़ना पसंद न करता था। बन्ने शाह के आने पर गजाला ने फौरन खुद पर काबू पाया। आपने मुझे याद किया, बन्ने शाह ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों में नींद की सुर्खी थी। स्पष्ट था कि वह नींद से उठकर आ रहा था। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। हाँ बन्ने शाह, गजाला एक एक शब्द चबाकर बोली। बहुत ही खास मामला आ फंसा है। एक कैदी कैद खाने में 5 पहरेदारों को शूट करके फरार हो गया है। यह कैसे हो सकता है? बन्ने शाह की आंखें सिकुड़ गई। हुआ है यह, ऊपर से मोटा रस्सा लटकाया गया, 500 फीट लंबा रस्सा, और थापर नाम का वह कैदी 5 पहरेदारों को शूट करके यहां से भाग निकला है। मतलब कि उसे बाहरी सहायता हासिल थी, और बाहरी सहायता तभी हासिल हो सकती है जब किसी बाहरी व्यक्ति के साथ उसका लिंक बन रहा हो, और यह पहरेदारों के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि बाहर का आदमी तो कैद खाने में आ नहीं सकता।
तुम ठीक कहते हो बन्ने शाह, गजाला होठ भींच कर बोली। और बाहरी आदमी 2 दिन पहले कैद खाने में आया था मेरी इजाजत लेकर। वह कैद खाना घूमना चाहता था और भीतर आकर करीब घंटा भर वह थापर से बातें करता रहा। उसी दौरान उनके बीच फरारी की योजना बनी और 2 दिन बाद थापर को फरार करवा दिया गया। कौन है वह? बन्ने शाह की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान। देवराज चौहान। बन्ने शाह के होठ हिले। यह वह तो नहीं जिसकी आजकल अजगर खान से बनी हुई है, जो नया नया मंगोलिया आया है? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। कहने के साथ ही गजाला ने थापर और देवराज चौहान से संबंधित सारी बातें बता दी। देवराज चौहान और जगमोहन अकेले यह काम नहीं कर सकते। ऊपर के 6 पहरेदारों का बारी बारी गला नहीं घोटा गया था, बल्कि उन्हें एक साथ एक ही पल में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके लिए कम से कम 6 आदमियों की जरूरत तो है ही। यानी कि मंगोलिया के किसी आदमी ने देवराज चौहान का साथ दिया है, और अगर एक एक करके उन पहरेदारों का गला घोटा जाता तो वे लोग सफल ना हो सकते थे, क्योंकि वे 2 को पकड़ते तो अन्य 4 ने उन्हें गोलियों से भून देना था। समझ रहा हूं मैं। वन्य शाह की आवाज में सख्ती भर आई। मैं चाहती हूं यह सारा मामला हमारे हक में ही जाए। गजाला गुर्राई। ऐसा ही होगा। देवराज चौहान का साथ किन लोगों ने दिया है, यह जानना पहला अहम काम है। थापर कहाँ है और उसे किसने छिपा रखा है? हर संभव जगह पर अभी इसी वक्त छापे मारो। शायद थापर हाथ लग जाए और उन लोगों को पता चल जाए कि जिन्होंने देवराज चौहान का साथ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ही थापर को शरण दे रखी होगी। इनमें से किसी को भी हमने नहीं छोड़ना है बन्ने शाह। रही बात देवराज चौहान की, तो इन लोगों को पकड़ने के बाद देवराज चौहान और जगमोहन को पकड़ा जाएगा। अगर अब उन्हें पकड़कर कैद खाने में डाल दें तो थापर और देवराज चौहान के सहयोगी सतर्क हो जाएंगे। फिर शायद वे हमारे हाथ ना आए। बन्ने शाह ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। रुको मत बन्ने शाह, किसी को ज्यादा समय ना दो कि वह अपना पुख्ता इंतजाम कर ले। बन्ने शाह ने बिना कुछ कहे विदा ली और वहां से चला गया। गजाला पुनः दांत पीसते हुए टहलने लगी। थापर से ज्यादा देवराज चौहान के प्रति उसके मन में बैर आ गया था। देवराज चौहान को वह छोड़ने वाली नहीं थी। और रात भर बन्ने शाह ने मंगोलिया में तूफान मचाए रखा। असगर खान, ज्वाला, जोधा सिंह और अन्य दमदार लड़कों के यहाँ ढेरों आदमियों के साथ हल्ला बोला। तलाश थी थापर की, वह नहीं मिला। बन्ने शाह का अभियान रुका नहीं। दिन चढ़ने तक उसने आधे से ज्यादा मंगोलिया को छान मारा। पूरे मंगोलिया को मालूम हो गया था कि क्या हुआ है। हर कोई हैरान था कि खुमान सिंह की कैद से कोई कैदी कैसे फरार हो सकता है, परंतु सच्चाई सामने थी कि रात में ऐसा हो गया है। दिन चढ़ने के बाद तक भी यह सब चलता रहा। बन्ने शाह ने ना तो खुद चैन लिया और ना ही मंगोलिया वालों को लेने दिया, परंतु थापर कहीं भी ना मिला। बन्ने शाह के लिए अचरज की बात थी कि इतनी सघन तलाशी में तो थापर को मिल ही जाना चाहिए था, परंतु उसकी हवा तक का आभास न मिल रहा था। उसने सोचा, अपना दिमाग खूब दौड़ाया, फिर अपना रुख देवराज चौहान के घर की तरफ कर दिया। तब सुबह के 9 बज रहे थे। बन्ने शाह के साथ तब 30 आदमी थे। इतने ज्यादा घुड़सवारों के आने के कारण देवराज चौहान और जगमोहन को पहले से ही उनके आने का आभास हो गया था। वे सतर्क हो गए। उन्होंने आनन फानन में फौरन ही थापर का इंतजाम किया। इतने सारे घुड़सवारों को आना किसी भारी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा था। तब वह सोकर उठने के बाद चाय पी रहे थे। रिवॉल्वरें उन्होंने अपने कपड़ों में छिपा ली थी। दरवाजा थपथपाया गया। चाय का गिलास हाथ में थामे दरवाजा खोला देवराज चौहान ने। उसने एक निगाह सामने खड़े बन्ने शाह पर डाली, फिर पीछे नजर आ रहे घुड़सवारों पर। घोड़ों और घुड़सवारों का अजीब नजारा था। चेहरे पर उलझन के भाव लाकर देवराज चौहान ने बन्ने शाह को देखा। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने बन्ने शाह की सुर्ख आंखों में झांका। बन्ने शाह, खुमान सिंह का सबसे खास आदमी, बन्ने शाह ने सख्त स्वर में कहा। उसने जैसे खुद पर कठिनता से काबू पा रखा था। तुम्हारा नाम क्या है? देवराज चौहान। बन्ने शाह ने उसके पीछे कमरे में खड़े जगमोहन पर निगाह मारी। वह जगमोहन है। मैं इस घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज है? बन्ने शाह ने कहा। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? देवराज चौहान पीछे हटता हुआ बोला। लेकिन बात क्या है? बन्ने शाह भीतर आ गया। खुमान सिंह के कैद खाने से एक कैदी भाग निकला है, हमें उसकी तलाश है, बन्ने शाह ने कड़क लहजे में कहा और अपने आदमियों को हाथ से भीतर आ जाने का इशारा किया। करीब 15 आदमी भीतर आ गए। सब हथियार बंद और खतरनाक थे।
तलाशी लो। 15 के 15 आदमी तेजी से अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी कैदी का हमसे क्या मतलब? हम पूरे मंगोलिया की तलाशी ले रहे हैं, घर घर की तलाशी ले रहे हैं। क्या पता वह कैदी कहाँ से बरामद हो जाए। हो सकता है वह इसी घर में छिपा हो और आप लोगों को मालूम भी ना हो। देवराज चौहान बन्ने शाह की आंखों में झांकता रह गया। 2 मिनट में ही बन्ने शाह के 15 आदमी वापस लौट आए। थापर वहां होता तो मिलता, नहीं मिला। एक ने कहा। बन्ने शाह ने सर्द निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मुझे लगता है कि अभी हमारी कई मुलाकातें बाकी हैं। मुलाकात करने में मुझे क्या हर्ज हो सकता है? देवराज चौहान मुस्कुराया। बन्ने शाह के जबड़ों में कसाव आ गया। हर्ज है कि नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बन्ने शाह ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। फिर पलटकर अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। फिर देखते ही देखते सब वहां से चले गए। जगमोहन ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। इन लोगों को पूरा शक है कि थापर को हमने ही कैद खाने से फरार करवाया है। शायद इस बारे में इन्हें पूरा विश्वास है। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह रहा था। इस पर भी ये लोग हमें कुछ नहीं कह रहे तो हैरत की बात है। यकीनन बीच में कुछ है। कुछ क्या है? कोई तो कारण होगा, वरना ये लोग हमें इस प्रकार ढील न देते। इसका मतलब हम कभी भी फंस सकते हैं, जगमोहन बोला। हाँ, कभी भी हमारी मौत का फरमान जारी हो सकता है। देवराज चौहान का स्वर अति गंभीर था। यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर इस प्रकार का खतरा हमारे सिरों पर सवार रहेगा तो हम अपना ध्यान खुमान सिंह के खजाने को तलाश करने में नहीं लगा सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, यही बात मेरे दिमाग में भी आई है। तो फिर क्या किया जाए? आखिर इस मुसीबत का कोई तो हल होगा ही। हमें ज्वाला से बात करनी चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। कैसी बात? यही कि उसे खुमान सिंह के खजाने के बारे में बताकर उसे अपने साथ मिला लिया जाए। ज्वाला की ताकत हमें पर्याप्त सुरक्षा दे सकती है। वह खुमान सिंह के आदमियों को उलझाए रखेगा और हम अपना काम आराम से करते रहेंगे। देवराज चौहान ने चाय खत्म करके सिगरेट सुलगाई। तुम कैसे कह सकते हो कि ज्वाला तुम्हारी बात को मान लेगा? हो सकता है वो खुमान सिंह के खिलाफ खुलकर सामने न आना चाहता हो। आखिर खुमान सिंह यहाँ की हस्ती है। देवराज चौहान ने कश लेकर सिर हिलाया। जो भी हो, ज्वाला को तैयार करना बेहद जरूरी है कि वह हमारा साथ दे। नहीं तो हम किसी भी हाल में खुमान सिंह के खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर शायद अपनी जान भी गंवानी पड़े। कब बात करोगे ज्वाला से? आज ही। मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम रोज की तरह अजगर खान के आदमियों को निशाना बनाओ। मेरे ख्याल से हमारे साथ यह खेल गजाला के इशारे पर खेला जा रहा है। देवराज चौहान के होठों पर कुटिलता से भरी मुस्कान उभरी। मैं जानता हूँ, गजाला ही हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। वह सीधे वार क्यों नहीं कर रही, मैं नहीं जानता। और इससे पहले कि वह सीधा वार करे, हमें ढाल के तौर पर ज्वाला को अपने सामने खड़ा कर देना चाहिए, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी आंखों में व्याकुलता भर आई थी। देवराज चौहान ने घोड़े की लगाम खींची तो घोड़ा ही निहना कर रुक गया। सामने नगीना का रेस्टोरेंट था। घोड़े से उतरकर उसने लगाम को स्टैंड पर बांधा। फिर फेल्ट कैप उठाकर बालों में उंगलियां फेरने के पश्चात फेल्ट कैप वापस रखी और सिगरेट सुलगाते हुए आगे बढ़ा और रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गया। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव मौजूद थे। सुबह के 11 बज रहे थे। फिर रेस्टोरेंट में काफी लोग मौजूद थे, कुछ सामान्य और कुछ लड़के। सब कुछ खाने पीने में मगन थे। देवराज चौहान ने ठिठक कर चारों तरफ निगाह घुमाई। नगीना अपनी जगह पर मौजूद थी और वह उसे ही देख रही थी। दोनों की आंखें मिली। देवराज चौहान ने निगाहें फेरी और रेस्टोरेंट की खाली टेबल की तरफ बढ़ा। वहां मौजूद कई लड़कों की निगाह उस पर थी। शायद यह खबर निकलते निकलते आम होती जा रही थी कि खुमान सिंह के कैद खाने से कैदी के फरार होने में देवराज चौहान का हाथ भी हो सकता है। इससे पहले कि देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता, वेटर उसके समीप पहुंचा। आपको मेम साहब बुला रही है। देवराज चौहान ठिठका, निगाह नगीना की तरफ घूमी। नगीना एकटक उसे ही देख रही थी। देवराज चौहान पलटा और नगीना की तरफ बढ़ गया। काउंटर के समीप पहले से ही कुर्सी रख दी गई थी। देवराज चौहान वहां पहुंचा, उस पर बैठा और सिगरेट का कश लिया। कैसे हो? नगीना का स्वर गंभीर था। अच्छा हूं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। दोनों के स्वर धीमे थे। जब खुमान सिंह के कैदी की खबर सुनने को मिली तो जानते हो पापा ने क्या कहा? नगीना रेस्टोरेंट में निगाहें दौड़ाते हुए बोली। पापा ने कहा उसको फरार करवाने में तुम्हारा और ज्वाला का हाथ है।
क्योंकि कल तुम ज्वाला को ढूंढ रहे थे और ज्वाला का आदमी धर्मराज मोटे रस्से की तलाश में यहां भी आया था। यहां मौजूद सारा रस्सा वह ले गया था। पापा को आज सुबह समझने में देर ना लगी कि क्या कैसे हुआ है, कैसे कैदी को फरार करवाया गया है। जोधा सिंह बहुत समझदार इंसान है, देवराज चौहान ने कहा। पापा को यह सब पसंद नहीं आया। वह कह रहे थे, खुमान सिंह से दुश्मनी लेकर तुमने ठीक नहीं किया। मैंने वक्त की मांग के हिसाब से काम किया है, देवराज चौहान बोला। तुम्हारी उस कैदी थापर में क्या दिलचस्पी है? नगीना ने पूछा। हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता नगीना, देवराज चौहान ने कहा। जरूरी था, तभी तो यह कदम उठाना पड़ा। कहाँ है थापर? पहुंच गया यहाँ पर? हाँ, ऊपर है कमरे में। मुझे मजबूरन उसे यहाँ भेजना पड़ा, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तब बन्ने शाह और उसके आदमी मेरे घर की तलाशी लेने आ पहुंचे थे, तो मैंने उसे तुम्हारा नाम और रेस्टोरेंट का पता बताकर पिछले रास्ते से खिसका दिया था। नहीं तो थापर के साथ साथ मैं भी फंसता। बुरे फंसते अगर थापर तुम्हारे पास से बरामद हो जाता। नगीना की आवाज में चिंता का भाव था। देवराज चौहान, मैं चाहती हूं तुम खुमान सिंह के किसी मामले में हाथ न डालो। क्यों? मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकती। देवराज चौहान ने नगीना की आंखों में झांका। नगीना ने निगाहें झुका ली। तभी वेटर ग्राहक की पेमेंट लेकर आया। नगीना ने पैसे काट कर बाकी उसे दिए तो वेटर वहां से चला गया। नगीना ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? देवराज चौहान ने पूछा। करनी पड़ती है, जब कोई अच्छा लगता है तो उसके भले का सोचना पड़ता है। नगीना के स्पष्ट शब्द सुनकर देवराज चौहान कुछ न कह सका। वेटर ने कॉफी के 2 प्याले काउंटर पर रख दिए। शायद नगीना ने उसे पहले ही कॉफी के लिए कह दिया था। नगीना ने कॉफी का प्याला उसकी तरफ सरकाते हुए पूछा, कुछ साथ लोगे? अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। नगीना ने वेटर को बुलाया और नाश्ता लाने को कहा। वेटर फौरन ही नाश्ता सर्व कर गया। देवराज चौहान नाश्ते में व्यस्त हो गया। जोधा सिंह को मालूम है थापर के बारे में कि वह कहाँ है? मालूम है। नगीना ने गहरी सांस ली। वह खुमान सिंह के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि बरसों वह खुमान सिंह के साथ उसकी लूट और डकैतियों में साथी रहे हैं। खुमान सिंह के सबसे खास आदमी थे पापा। बाद में पापा ने यूं ही रिटायरमेंट ले ली। खुमान सिंह से बहुत अच्छे संबंध है पापा के। खुमान सिंह पापा की इज्जत करता है। पापा को यह बात पसंद नहीं आई थी कि तुमने थापर को कैद से निकालकर यहाँ पर भिजवा दिया। वह यह कहकर चले गए थे कि आज ही दिन में थापर यहाँ से चला जाए, वह शाम के बाद लौटेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। पापा अपनी जगह सही है। बेवजह खुमान सिंह से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। थापर का यहाँ से मिलना पापा के लिए ठीक न होगा। वैसे पापा किसी से भी नहीं डरते, खुमान सिंह से भी नहीं, परंतु बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो पापा को यह भी पसंद नहीं। नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानता हूँ जोधा सिंह अपनी जगह ठीक है, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस मामले में उसका नाम आए। पापा चाचा से भी बहुत नाराज थे कि उन्होंने तुम्हारा साथ देकर खुद को खुमान सिंह के दुश्मन के रूप में खड़ा कर लिया। वह कह रहे थे खुमान सिंह जल्दी ही जान लेगा कि देवराज चौहान का साथ देने वाला ज्वाला ही है। ज्वाला बहादुर और निडर है, किसी से डरने वालों में से नहीं है। पापा तो तुम्हें भी बहादुर कह रहे थे तुम बहुत खतरनाक हो। नगीना क्या उठी। लेकिन मुझे तो तुम इतने खतरनाक नहीं लगते, तुम तो अन्यों से बहुत अच्छे हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं भी उन जैसा ही हूं। अभी तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैं जानती हूं तुम भी उन जैसों में से ही हो, लेकिन फिर भी उनसे जुदा हो। तुम में अभी इंसानियत बाकी है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूं। नगीना ने उसकी आंखों में झांका। एकाएक रेस्टोरेंट में उठता शोर थम गया। उसकी निगाहें उठी और प्रवेश द्वार पर जाकर स्थिर हो गई। वहां गजाला खड़ी थी, हाफ पैंट और स्कीवी पहने। कमर से रिवॉल्वर का उभार स्पष्ट नजर आ रहा था। उसका उठा हुआ चेहरा सब तरफ घूमता हुआ देवराज चौहान पर आकर थम गया। दोनों की निगाहें मिली। गजाला ने भरपूर निगाहों से नगीना को भी देखा, फिर आगे बढ़कर खाली टेबल पर जा बैठी। रेस्टोरेंट में मौजूद अधिकतर निगाहें गजाला पर ही थी। वेटर तुरंत उसके पास आ पहुंचा था, जैसे अटेंड करने के लिए। वह यहाँ आती रहती है। देवराज चौहान ने नगीना को देखा। शायद एक आध बार ही यहाँ आई है, नगीना ने धीमे स्वर में कहा। जाहिर है इसे मेरे यहाँ होने की खबर थी।
तभी यह यहाँ आई। देवराज चौहान कॉफी का घूंट भरते हुए कह उठा, नगीना, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। क्या? रात का अंधेरा गिरते ही थापर को ज्वाला की तरफ रवाना कर देना। थापर को सही सलामत ज्वाला तक पहुंच जाना चाहिए। वैसे कोशिश यही करना कि थापर के साथ तुम्हारा कोई आदमी ना हो। उसे अच्छी तरह रास्ता समझाकर अकेले ही यहां से भेज देना। ठीक है? यह काम ठीक ठाक ढंग से हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा, कॉफी का घूंट भरते हुए नगीना ने कहा। देवराज चौहान उठा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए गजाला की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ फातेह पाकर गजाला के होठों पर भी ऐसी मुस्कान बिखरती चली गई जिसके कई मतलब निकलते थे। दोनों ही मौत की शतरंज पर बिछे मोहरे थे। हेलो। पास पहुंचते ही देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। हेलो। गजाला की हंसी में भी कोई कमी ना थी। मैंने तुम्हें देखा था लेकिन तुम व्यस्त नजर आए, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक ना समझा। देवराज चौहान मुस्कुराहट की मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। अब तो तुम्हारे ही कारण अपनी सारी व्यस्तता छोड़ आया हूं। गजाला हंसी। पुराने जानते हो नगीना को? नहीं, 2-4 दिन पुरानी पहचान है। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। सिर्फ 2-4 दिन? और बैठे उसकी बगल में हो? गजाला ने आश्चर्य जताया। कोई खास बात नहीं, कहीं तो बैठना ही था। वह बात का रुख पलटते हुए बोला, आज तुम्हारे आदमी मेरे घर आए थे। कह रहे थे कैद खाने से कोई आदमी भाग निकला है, उसे ढूंढ रहे हैं। शायद बन्ने शाह नाम था उसका। हाँ। गजाला के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं उभरे। वही कैदी भाग निकला है जिससे तुमने कैद खाने में जाकर बात की थी। कितना अजीब संयोग है ना? हाँ, वास्तव में अजीब संयोग है। रात तुम उसी कैदी को देखने मेरे घर आई थी। हाँ, तुम्हारा घर कैद खाने से ज्यादा दूर नहीं है। गजाला ने फौरन कहा। मैंने सोचा कहीं थापर वहां से निकलकर चुपचाप तुम्हारे घर ना आ छिपा हो और तुम लोगों को मालूम ही ना हो। तो रात यह बात मुझे बतानी चाहिए थी। यूं ही नहीं बताई, सोचा खामखा तुम परेशान होंगे। परेशानी की क्या बात थी? खैर, थापर कैद खाने से भागा कैसे? मैंने कैद खाने को अच्छी तरह देखा था। वहां से किसी का फरार हो पाना संभव नहीं। देवराज चौहान बोला। हाँ, लेकिन थापर बाहर निकल गया कैद खाने से। उसे बाहर से फरारी में मदद दी गई थी। बाहर से? देवराज चौहान ने हैरानी से कहा। बाहर से? थापर को कौन सहायता दे सकता है? और फिर यह काम तभी संभव हो सकता है जब बाहर वाला कोई थापर से मिला हो, फरारी का प्लान बना हो। हाँ, बाहर वाला थापर से मिला था, गजाला ने स्पष्ट स्वर में कहा। कौन? तुम? मैं? देवराज चौहान हंसा। तुम्हारा मतलब है कि मैंने थापर को फरार करवाया है? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता क्या? गजाला ने उसकी आंखों में झांका। हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मेरे थापर की कोई पहचान नहीं थी जो मैं ऐसा करता। मैं क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लेता? गजाला कुछ ना बोली, उसे देखती रही। तुमने एक तरफ ध्यान नहीं दिया। किस तरफ? थापर को बाहर वालों से संबंध किसी पहरेदार द्वारा भी हो सकता था। किसी पहरेदार ने मीडिया बनकर थापर की बात बाहर और बाहर की बात थापर तक पहुंचाई होगी। शायद ऐसा ही हुआ हो। गजाला का स्वर सपाट था। थापर अभी पकड़ा नहीं गया? नहीं, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मंगोलिया में रहकर हमारी निगाहों से छिपा नहीं जा सकता। इस बात की भी संभावना हो सकती है कि वह फरारी के बाद मंगोलिया से कहीं दूर आजादी में चला गया हो। गजाला ने उसकी आंखों में झांका। अगर थापर मंगोलिया में ना मिला तो यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। गजाला के जबड़े सख्ती के साथ भिज गए। वेटर गजाला के ऑर्डर का सामान सर्व कर गया। तुम लोगे कुछ? नहीं, मैं अभी लेकर हटा हूं, शुक्रिया। गजाला खाने में व्यस्त हो गई। तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा? गजाला ने खाने के दौरान पूछा। उसे घूमने का शौक है, वह अजगर खान के आदमियों को ढूंढ रहा होगा। मंगोलिया में ज्यादा घूमना भी ठीक नहीं। मौत का कोई भरोसा नहीं कि वह कब आ झपटे। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने सिगरेट स्ट्रे में डाली। तुमने अपना बंगला मुझे भीतर से दिखाना है? देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ। गजाला ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। अपना वायदा याद है मुझे। जब भी कहोगे दिखा दूंगी। तुमने कैद खाना देखा तो कैदी फरार हो गया, अब बंगला देखोगे तो जाने क्या हो जाएगा। वहम मत पालो। वह हंसते हुए खड़ा हुआ। कुछ नहीं होगा। जा रहे हो? हाँ, कहो तो रुक जाओ। नहीं, जाओ, मुझे भी कुछ काम है। गजाला ने कॉफी का घुट भरते हुए कहा। देवराज चौहान रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसने नगीना को नहीं देखा जो खा जाने वाली निगाहों से
कभी देवराज चौहान को और कभी गजाला को देख रही थी, और गजाला की सर्द निगाह रेस्टोरेंट से निकलते देवराज चौहान की पीठ पर थी। देवराज चौहान ने पूरी तरह अपनी तसल्ली कर ली थी कि कोई उस पर निगाह तो नहीं रख रहा, क्योंकि गजाला का ठीक समय पर पहुंचना इसी बात की तरफ इशारा करता था। परंतु उसे ऐसा कोई भी नजर न आया जो उस पर निगाह रख रहा हो, और जो रख रहा था वह उसे देख न पाया। देवराज चौहान ज्वाला के यहाँ पहुंचा। ज्वाला मौजूद था, मिला, धर्मराज के साथ किसी बात में व्यस्त था। आओ बैठो, ज्वाला मुस्कुराया। मैंने तो सोचा था आज तुम फंस गए। कब? जब बन्ने शाह आदमियों को लेकर तुम्हारे घर की तलाशी के लिए पहुंचा था। तुम्हें खबर थी? मुझे मंगोलिया की हर हलचल की खबर रहती है, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं रहता। लेकिन मैं बन्ने शाह के हत्थे नहीं चढ़ा, वह थापर को वहां से बरामद नहीं कर सका। मालूम है मुझे। थापर को ठीक मौके पर तुमने कहाँ खिसका दिया। वह जहां भी है अंधेरा होने के बाद तुम तक पहुंच जाएगा। देवराज चौहान ने कहा, जहां तक हो सके उसका हुलिया इस प्रकार बदल देना कि वह पहचाना ना जा सके। कोशिश करूंगा। तभी धर्मराज ज्वाला से बोला, मैं चलूं? हाँ जाओ, सारा काम निपटा दो। धर्मराज बाहर निकल गया। क्या मंगवाऊं? चाय, कॉफी? चाय, देवराज चौहान ने कहा। ज्वाला को तुम पर शक है देवराज चौहान, उसके आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। यह तो मालूम है कि शक है, पूरी तरह विश्वास ही समझो, लेकिन मुझे यह पक्के तौर पर नहीं मालूम था कि उसके आदमी मेरी निगरानी कर रहे हैं। देवराज चौहान बोला, वह सुबह से ही तुम्हारे घर के बाहर थे। निगरानी करने वाले बहुत तेज हैं, तुम उन्हें शायद ना पहचान सको। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। ज्वाला ने सिर हिलाया। तभी जब मैं नगीना के रेस्टोरेंट में था तो गजाला वहां आदम की थी। शक तो मुझे तभी हुआ था, लेकिन बाहर आकर देखा तो मुझे ऐसा कोई नजर ना आया जो मुझ पर निगाह रख रहा हो। मैंने पहले ही कहा है कि तुम शायद उन्हें ना पहचान पाओ। इसका मतलब वह यह भी जान गए होंगे कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। अवश्य। फिर तो गजाला का ध्यान तुम्हारी तरफ भी जाएगा। जाता रहे। ज्वाला ने लापरवाही से कहा, मेरे पास तो कोई भी आ सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मैं कभी नहीं सोचता। खुमान सिंह के पास ताकत है, सब जानते हैं, लेकिन उनकी ताकत को आज तक किसी ने आजमाया नहीं। क्या मालूम बीच में से वह ताकत खोखली हो। फौजें तभी ठीक रहती है जब उनसे काम लिया जाता रहे। खुमान सिंह की फौजें तो जंग खाई हुई है। अगर कभी टकराव की स्थिति आई तो उन्हें अपना जंग उतारने से ही फुर्सत न मिलेगी। तुम वास्तव में हौसलामंद हो। हूं, तभी थापर की फरारी में मैंने तुम्हारी सहायता की। कोई और होता तो कभी हाँ नहीं करता। ज्वाला वास्तव में ठीक कह रहा था। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे पास बहुत ही खास काम से आया हूं, खास बात करने। क्या? ज्वाला ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। 2 क्षण खामोश रहकर देवराज चौहान बोला, ज्वाला, उसका स्वर काफी गंभीर था, तुम मेरे हालात अच्छी तरह समझ रहे हो कि मंगोलिया में ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। अगर हो तो सिर्फ तुम ही हो। ज्वाला उसे देखे जा रहा था। मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं कि अगर तुम्हें पसंद ना हो तो उसे तुम अपने तक ही रखोगे। वायदा करते हो इस बात का ज्वाला? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। करता हूं, किसी भी हालत में बात तुम्हारे से आगे नहीं जानी चाहिए ज्वाला। बोला तो वायदा किया, जुबान दी। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर को हिलाया। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? ज्वाला ने उसे खामोश पाकर पूछा। तुम अरबों रुपयों के मालिक बनना चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर शांत था। ज्वाला की आंखें सिकुड़ गई। अरबों रुपये? हाँ। कौन है जो इतनी बड़ी दौलत छोड़ना चाहेगा, लेकिन यह पैसा आएगा कहां से? बात की बात है, पहले मेरी बातों का जवाब देते जाओ। पूछो, अरबों रुपयों का मालिक बनने के लिए तुम कितना बड़ा खतरा उठा सकते हो? बड़े से बड़ा, मतलब कि हर तरह का खतरा उठा सकते हो। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर दिया। हाँ, पीछे तो नहीं हटोगे? अरबों रुपयों का सवाल है तो पीछे क्यों हटूंगा? ज्वाला ने असमंजस भरे स्वर में कहा, लेकिन यह पैसा है कहाँ? आएगा कहां से? कुछ मालूम तो हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेकर बोला, 40 अरब की दौलत है। इसके जो भी हिस्सेदार होंगे आपस में बराबर बांट लेंगे। ज्वाला चौंका। 40 अरब? ज्वाला के होठों से निकला। हाँ, बहुत बड़ी दौलत है। सो तो है ही। और तुम मुझे इसलिए साथ मिलाना चाहते हो कि इस दौलत तक पहुंचने में खतरा बहुत होगा और मैं उस खतरे का मुकाबला करूं? ज्वाला क्या उठा। वास्तव में उस दौलत तक पहुंचने में खतरा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। किसी की भी कभी भी जान जा सकती है, लेकिन हम सब ने ही मिलकर खतरे का मुकाबला करना है।
एक के मुकाबला करने पर खतरा टलने वाला नहीं, देवराज चौहान बोला। जहां 40 अरब जैसी मोटी दौलत हो, वहां 20 खरब जितना खतरा तो होगा ही। बिल्कुल होगा। और 20 अरब जितने खतरे का मतलब है जान का खतरा। जाहिर है। ज्वाला ने सिर हिलाया। अब जरा मतलब की बात पर आ जाओ। मतलब की बात यही कि 40 अरब की दौलत कहां पड़ी है। ज्वाला कुछ उलझन में था। खुमान सिंह के पास। ज्वाला जोरों से चौंका। अपलक वह देवराज चौहान को देखता रह गया। खुमान सिंह के पास? ज्वाला के होठों से निकला। हाँ। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। असंभव? ज्वाला ने होठ खींच लिए। मैंने जो कहा है सच कहा है। मैं नहीं मान सकता कि खुमान सिंह के पास 40 अरब जितनी दौलत हो सकती है। ज्वाला, खुमान सिंह के पास 40 अरब की दौलत है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। खुमान सिंह के बेहद खास आदमी का कहना है यह, और उसे लूटने के लिए ही मैं मंगोलिया आया हूं। कौन है वह? बस, इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वह खुमान सिंह का खास आदमी है। उसी ने तुम्हें मंगोलिया बुलाया है? हाँ। उस 40 अरब को लूटने के लिए? हाँ। अजीब बात है। ज्वाला उलझन भरे स्वर में कह उठा। खुमान सिंह के पास इतनी बड़ी दौलत हो और हमें मालूम ना हो? कुछ यकीन नहीं आता तुम्हारी बात पर। यकीन किए बिना तो काम नहीं चलेगा ज्वाला। यह दौलत खुमान सिंह के पास आई कहां से देवराज चौहान? लूट की दौलत है यह। खुमान सिंह के दादा मंगल सिंह की लूट, खुमान सिंह के पिता जवाहर सिंह की लूट, खुमान की अपनी लूट, कुल 40 अरब। देवराज चौहान ने एक एक शब्द तोल कर कहा। इन तीनों लुटेरों के बारे में तुमने सुन ही रखा होगा कि वे कितने बेरहम थे और बड़े से बड़े हाथ मारते थे, और खर्चे इनके न के बराबर थे। ज्वाला देवराज चौहान को देखता हुआ गहरी सोच में डूबा रहा। देवराज चौहान बिना कुछ कहे सिगरेट के कश लेता रहा। थापर। ज्वाला ने मुंह खोला। जिसे तुमने कुमान सिंह के कैद खाने से फरार करवाया है, बिना मतलब तो करवाया नहीं होगा, उसका इस मामले से क्या लेना देना है? वही जो मेरा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जिसने मुझे मंगोलिया में खुमान सिंह का 40 अरब लूटने के लिए बुलाया है, उसी ने 1.25 साल पहले बंबई से थापर को बुलाया था। परंतु वह अपनी गलती के कारण खुमान सिंह की कैद में जा फंसा, ऐसा कि बाहर ही ना निकल सका। और अब मैंने थापर को कैद खाने से आजाद करवाया है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मुझे कुछ विश्वासी साथी चाहिए इस काम के लिए, और थापर पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वह मंगोलिया का नहीं, बंबई का रहने वाला है। वह वहां का दादा है। उसे सिर्फ अपना साथी बनाने के लिए खुमान सिंह के कैद खाने से फरार करवाया? हाँ। यह 40 अरब का मामला है। बहुत ही मोटी रकम। इसे तुम खजाना भी कह सकते हो। इतनी बड़ी लूट में अगर कोई गलत इंसान मेरा साथी बन गया तो खजाना तो हाथ लगना दूर रहा, जान के लाले पड़ जाएंगे। खुमान सिंह मुझे मंगोलिया से निकलने भी नहीं देगा। मेरे शरीर में इतनी गोलियां धसी होगी कि मांस नजर ही नहीं आएगा। समझे ज्वाला? विश्वसनीय साथी की बहुत कीमत है इस मामले में। तभी तो मैंने थापर को फरार करवाया। यह जुदा बात है कि गजाला को इस बात का पूरा विश्वास हो चुका है कि थापर को फरार करवाने में मेरी भूमिका है। आज नहीं तो कल वह मुझे उसी मौत रूपी कैद खाने में कैद करवा कर रहेगी। लेकिन इससे पहले कि गजाला ऐसा कोई कदम उठाए, मैं अपनी पोजीशन मजबूत कर लेना चाहता हूं कि वह मुझ पर हाथ न डाल सके, और इस मामले में तुम मेरी सहायता कर सकते हो। जैसे भी हो, खुमान सिंह का मुकाबला तो कर सकते हो। तुम डरने वाले नहीं, हौसलेमंद हो। तुम जैसा इंसान रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। तो तुम मुझे भाड़े के टट्टू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो देवराज चौहान? ज्वाला मुस्कुराया। नहीं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि तुम हर काम में और 40 अरब में बराबर के हिस्सेदार होगे। मेरे यहाँ भाड़े के टट्टू की जरूरत नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी में साथ चलने वालों की आवश्यकता है। ज्वाला ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। वह बहुत शांति से काम ले रहा था। हर बात को वह गहराई से सोच समझ रहा था। आने वाले हालात पर गौर कर रहा था। क्या सोच रहे हो? देवराज चौहान बोला। सोच रहा हूं, अगर यह बात मंगोलिया में आम होती कि खुमान सिंह के पास 40 अरब रुपए की दौलत है, तो मंगोलिया की धरती से खुमान सिंह का नाम कब का मिट चुका होता, उसकी सारी दौलत कब की लुट चुकी होती। ज्वाला मुस्कुराया। क्योंकि मंगोलिया में दौलत के पुजारी खतरनाक से खतरनाक लोग मौजूद हैं। पूरा मंगोलिया मिलकर खुमान सिंह को लूट लेता और खुमान सिंह को भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। खुमान सिंह ने दौलत कहां रख छोड़ी है? देवराज चौहान मुस्कुराया। तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का?
मेरा साथ देकर खुमान सिंह के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हो? ज्वाला हंस पड़ा, ठठाकर हंस पड़ा। देवराज चौहान, 40 अरब का मामला है, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तुम पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ, खतरनाक हालातों के हर मोड़ पर भी? हाँ, आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो मुझ पर। ज्वाला दोस्तों से कभी धोखा नहीं करता। जुबान दे दी तो दे दी। ज्वाला के स्वर में दृढ़ता थी। अब देवराज चौहान, तुम भी यह बात अपने पल्ले से बांध लो। ज्वाला के साथ धोखेबाजी नहीं चलती। ज्वाला शांत है तो शांत है, अगर गुस्सा आ गया तो फिर क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान नाच उठी। मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन और समझ ली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हम दोनों का दुश्मन अजगर हमारे मामले को बिगाड़ सकता है। मैं उस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तक वह इसलिए बचा रहा कि मैंने उसकी कभी खास परवाह नहीं की, लेकिन अब तो 40 अरब का मामला है। अजगर खान मरेगा अगर उसने इस मामले में अपनी टांग फंसाने की कोशिश की। ज्वाला का चेहरा धधक उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। अब बोलो, खुमान सिंह ने 40 अरब की दौलत कहाँ रखी हुई है? अपने महल नुमा बंगले के नीचे। दौलत रखने की वह जगह जवाहर सिंह ने बनाई थी। उसका एक रास्ता बंगले से होकर जाता है, दूसरा आशा की जा रही है कैद खाने से जाता होगा। मतलब कि रास्ते के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? ज्वाला कह उठा। नहीं, सिर्फ रास्ते की तलाश बाकी है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ज्वाला होठ काटते हुए देवराज चौहान को देखता रहा। तो रास्ता कैसे मालूम होगा? होगा, हर हाल में होगा। तलाश कर लेंगे रास्ता। बस बस वक्त आने पर तुम गजाला और खुमान सिंह को अपनी तरफ उलझाए रखना, ताकि हमें काम करने में कोई अड़चन न हो। कितने हिस्सेदार हैं 40 अरब के? मैं, जगमोहन, थापर, तुम और वह जिसने मुझे इस काम के लिए मंगोलिया बुलाया है, यानी कि 5। हाँ, 8-8 अरब एक के हिस्से में आएगा। ज्वाला बोला, बहुत है। 8 अरब में तो बहुत कुछ हो सकता है। इस खून खराबे से भरी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तुम खुमान सिंह की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। 2-1 दिन में हम सब इकट्ठे बैठकर इस मामले में बात करेंगे। ज्वाला ने सिर हिलाया। थापर आज रात तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसे संभाल लेना और उसका हुलिया ऐसा बना देना कि आसानी से पहचाना ना जा सके। सब ठीक हो जाएगा। देवराज चौहान ज्वाला के ठिकाने से निकलकर बाहर आ गया। शाम को जगमोहन लौटा तो देवराज चौहान घर पर ही था। आज तो कुछ भी नहीं हुआ, जगमोहन मुस्कुराकर बोला। क्या मतलब? अजगर खान का कोई आदमी मुझे नजर नहीं आया। देवराज चौहान के जबड़े भिज गए। अजगर खान इस तरह खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अगर बैठा है तो समझो हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत का सामान इकट्ठा कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जगमोहन ने बैठते हुए कहा। आज बन्ने शाह अपनी छोटी सी फौज के साथ हमारे घर की तलाशी लेने आया था। इसी बात से अजगर खान को मालूम हो गया होगा कि हम कहाँ पर हैं। हाँ, यह बात तो है। इस पर भी अजगर खान ने अभी तक धावा नहीं बोला। क्यों? पता नहीं। ज्वाला से बात की? जगमोहन ने एकाएक पूछा। कि वह तैयार है हमारा साथ देने को। थापर ठीक ठाक नगीना तक पहुंच गया था? जगमोहन ने सिर हिलाकर पूछा। हाँ, जोधा सिंह को मालूम हुआ थापर के बारे में? हुआ, नगीना बता रही थी। थापर को वहां रखना जोधा सिंह को पसंद नहीं आया, लेकिन उसने खास ऐतराज भी नहीं जताया, शायद इसलिए कि तब तक नगीना थापर को पनाह दे चुकी थी। उसने यह अवश्य कहा कि अंधेरा होने तक जब वह लौटे तो थापर वहां ना हो। अंधेरा होने पर तो थापर ज्वाला के पास चला जाएगा। हाँ, नगीना को सब कुछ समझा दिया है मैंने। अब करना क्या है? कम से कम एक बार तो इकट्ठे बैठकर खजाने के मुद्दे पर बात की जाएगी। किसी का भी विचार फायदेमंद हो सकता है। इन सब बातों पर एक बार खुलकर बात करना जरूरी है। जब किसी को 40 अरब के बारे में नहीं पता तो रास्ते के बारे में क्या पता होगा? फिर भी बात तो चलेगी ही एक बार। उस मीटिंग में लोटन सिंह भी होगा? जगमोहन ने पूछा। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लोटन सिंह खुद को इस मामले से अलग रखना चाहता है, इसलिए उसे बीच में लाना ठीक नहीं। इससे बात खुल भी सकती है। लोटन सिंह हमारे कुछ खास काम नहीं आ रहा, जगमोहन बोला। उसकी मजबूरी है। उसका संबंध हमसे जाहिर हो गया तो खुमान सिंह और गजाला उसकी बोटियां नोच लेंगे। वह खुमान सिंह के बेहद खास आदमियों में से एक है, इसलिए खुमान सिंह के दुश्मन के साथ तो उसका वास्ता होना ही नहीं चाहिए। यह बात तो ठीक है। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया।
देवराज चौहान ने जगमोहन को गजाला से मुलाकात के बारे में बताया। गजाला हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं, हमारे पीछे उसके आदमी लगे हैं। वह हमारी हर हरकत पर नजर रख रही है। मौके पर ही हमारे गले में फंदा डालेगी। वह पीछा करने का, निगाह रखने का सिलसिला ज्यादा नहीं चलने का। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, एक आध दिन में इन लोगों का इंतजाम तो करना ही होगा, मतलब कि हंगामा। वह तो होगा ही, देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। गजाला के आदमी मुझ पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं ज्वाला से मिलने गया हूँ। हो सकता है अब ज्वाला की भी निगरानी शुरू हो गई हो, जो कि खतरे वाली बात है, क्योंकि थापर अंधेरा होने पर ज्वाला के यहाँ पहुंचेगा और थापर उनकी नजर में भी आ सकता है। तब तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। जगमोहन के होठों से निकला, आज रात हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। अंधेरा होने के पश्चात नगीना ने बेहद सावधानी से थापर को अपने घर से बाहर निकाला और गणपत को साथ कर दिया। दोनों घोड़े पर सवार आगे बढ़ गए। थापर एक ही निगाह में पहचानने में नहीं आ रहा था। उसके बदन पर जगमोहन के कपड़े थे। कमर पर नगीना का दिया होल्स्टर बंधा था। उसमें भरा हुआ रिवॉल्वर भी मौजूद था। अंधेरा हो जाने के बावजूद उसने सिर पर फेल्ट कैप पहन रखी थी। गणपत थापर के साथ मुख्य सड़क से ना जाकर इलाके के भीतरी रास्तों से गुजरता हुआ ज्वाला तक पहुंचा था। गणपत ने काफी दूर से ही थापर को ज्वाला का ठिकाना बता दिया और कहा कि वह खुद ही चला जाए, उसका आगे जाना ठीक नहीं। थापर उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। बहुत ही विस्फोटक खबर है अजगर खान, रूपचंद ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या? अजगर खान की आंखें सिकुड़ गई। थापर कुछ देर पहले ही ज्वाला के यहाँ पहुंचा है, रूपचंद ने कहा। अजगर खान जोरों से चौंका। थापर ज्वाला के यहाँ? हाँ, उसके ठिकाने पर, रूपचंद ने कहा। अभी एक ने मुझे आकर खबर दी है और वो वहीं पर है। उसे कोई ज्वाला के ठिकाने से कुछ दूर छोड़ गया था। अंधेरे में छोड़ने वाले को नहीं पहचाना जा सका। अगर उसे देखने की कोशिश करते तो निगाह में आ जाते हमारे आदमी। यह तो बहुत अच्छी खबर है, अजगर खान जहर भरे अंदाज में हंसा। ज्वाला को मंगोलिया से खदेड़ने या उसे खत्म करवाने का सुनहरा मौका है। सुनहरा नहीं, हीरे जवाहरातों से भरा, अजगर खान ने मौत से भरे स्वर में कहा। इससे तो यह जाहिर होता है कि थापर की फरारी के मामले में देवराज चौहान का ही नहीं, ज्वाला का भी हाथ है। तभी तो थापर ज्वाला के यहाँ पहुंचा है, रूपचंद ने कहा। अब देखना रूपचंद, अजगर खान गुर्राया, ज्वाला पर कैसी बिजली गिरती है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी का नेक्स्ट पार्ट खूंखार में है, जो कि बहुत जल्द ऑडियो बुक के फॉर्मेट में आपके पसंदीदा चैनल गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर उपलब्ध होगा। 40 अरब की दहशत से भरी सनसनीखेज लूट क्या रंग लाई, असगर खान की फुफकार से भरी चालें, खजाना कहाँ था, उसे कैसे तलाश किया गया, कदम कदम पर रोंगटे खड़े कर देने वाला उपन्यास खूंखार। देवराज चौहान वहशी अंदाज में खूंखार में शीघ्र ही।